391 4 प्रतीक कुंजी। प्राचीन खंडहर ऐसे हमले का सामना करते हुए उड़ने वाले बंदर का क्या हाल था? सैकड़ों निगाहें नीचे टकटकी लगाए परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थीं। कुछ ही देर में धुआं और धूल छट गई, जिससे नीचे का दृश्य स्पष्ट हो गया। सबसे पहले दर्जनों मीटर चौड़ा एक विशाल हथेली का निशान दिखाई दिया। उस विशाल हथेली के निशान में उड़ने वाला बंदर एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। वास्तविक ऊर्जा से उत्पन्न कई लंबे भाले उसके शरीर को भेदते हुए उसे जमीन पर जकड़ चुके थे। उड़ते हुए बंदर की आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। उसकी आंखों में अनिच्छा भरी हुई थी, लेकिन उसमें सांस लेने की जरा सी भी क्षमता नहीं बची थी। वो मृत है। उड़ने वाले वानर की हत्या कर दी गई। वो इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, एक ऐसा प्रतिभाशाली योद्धा जिसने केवल 3 युद्ध जीते थे। फिर भी उसकी यूं ही हत्या कर दी गई। सभी चौंक गए और उन्हें ठंड लगने लगी। विशाल क्षेत्रों और महान साम्राज्यों में भी 3 युद्ध जीतने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ थे। वे असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। यदि ऐसा व्यक्ति जीवित रहता तो भविष्य में उसके लिए मार्शल किंग स्तर तक पहुंचना कोई समस्या नहीं होती। वो इससे भी उच्च स्तर तक पहुंच सकता था। अब उसकी मृत्यु यूं ही हो गई। सब कुछ व्यर्थ हो गया। एक जनरल की सफलता हजारों हड्डियों पर टिकी होती है। शीर्ष पर पहुंचने के लिए हर विशेषज्ञ को हड्डियों के ढेर और अन्य प्रतिभाशाली लोगों के शवों को पार करना पड़ता है। इस समय उड़ने वाले बाघ पर्वत श्रृंखला से उड़ने वाले बंदर के साथ आए अन्य युवक भय से कांप रहे थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। वे चुपके से निकल गए। उड़ने वाला बंदर पहले ही मारा जा चुका था। अगर वे वहीं रुकते तो क्या वे मौत को दावत नहीं दे रहे होते? लू मिंग को कुछ मामूली बातों से कोई मतलब नहीं था। वो उठा और उड़ते हुए बंदर के शव के पास प्रकट हुआ। उसने अपनी आवश्यक ऊर्जा का उपयोग करके भंडारण वलय को उठाया और उसमें मौजूद रक्त का सार ग्रहण कर लिया। तुरंत ही लू मिंग आकाश में उड़ गया और उस स्थान से चला गया। शहर के उत्तर में लू मिंग उतरा और उसे अंदर जाने के लिए एक कमरा मिल गया। फिर वो सर्वोच्च मंदिर में प्रकट हुए। इस दौरान उसने बहुत सारे भंडारण के छल्ले जमा कर लिए थे और उन्हें ठीक से साफ नहीं किया था। उसने केवल मोटे तौर पर उस जगह की सफाई की थी और जड़ी बूटियों को हटा दिया था। जहां तक आध्यात्मिक क्रिस्टल और हथियारों की बात है, उनके पास उन्हें साफ करने का समय नहीं था। इस दौरान लू मिंग ने उन प्रतिभाशाली लोगों द्वारा छोड़ी गई कई वस्तुएं प्राप्त की जो मार्शल पूर्वज क्षेत्र के कम से कम 5वें स्तर पर थे। उनकी संख्या बहुत अधिक थी। उनके भीतर की वस्तुएं भी अत्यंत समृद्ध थीं। लू मिंग ने उन्हें एक एक करके गिना। वहां निम्न, मध्य और यहां तक कि उच्च स्तर के सभी प्रकार के आध्यात्मिक क्रिस्टल मौजूद थे। एक मध्यम आध्यात्मिक क्रिस्टल 100 निम्न आध्यात्मिक क्रिस्टलों के बराबर था। एक उच्च आध्यात्मिक क्रिस्टल 100 मध्य आध्यात्मिक क्रिस्टल और 10,000 निम्न आध्यात्मिक क्रिस्टल के बराबर था। लू मिंग ने आध्यात्मिक क्रिस्टलों को कुछ भंडारण छल्लों में रखा। उसने उनकी सावधानीपूर्वक गिनती नहीं की, लेकिन यदि सभी आध्यात्मिक क्रिस्टलों को निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टलों में परिवर्तित कर दिया जाए, तो लू मिंग का अनुमान है कि उनकी संख्या कम से कम 1 अरब होगी। जी हाँ, 1 अरब क्रिस्टल। इस दौरान लू मिंग ने बहुत सारे स्पिरिट क्रिस्टल जमा कर लिए थे और उसने उन्हें खर्च नहीं किया था। लू मिंग ने हिसाब लगाया कि डिटेन डिवाइन गार्ड के चयन के बाद वह अपनी वंश परंपरा को उन्नत करने के लिए बड़ी मात्रा में राक्षसी जानवरों के रक्त का सार खरीदेगा। आत्मा के क्रिस्टलों के अलावा कई आत्मा हथियार भी थे। बेशक लू मिंग ने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को पहले ही परिष्कृत कर लिया था। वहां कुछ लोहार का सामान, खेती की तकनीकों की नियमावली और कई तरह की अन्य वस्तुएं भी थीं। उन्हें कुछ भंडारण कक्षों में इकट्ठा कर दिया गया था। हालांकि उसमें कुछ भी बहुत कीमती नहीं था और लू मिंग के लिए वो ज्यादा मददगार भी नहीं होता। इन सभी बातों के सुलझने के बाद 1 दिन से अधिक समय बीत चुका था। इसके बाद लू मिंग सर्वोच्च मंदिर से निकलकर सड़कों पर घूमने लगा। भन 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 भन। हालांकि लू मिंग अभी सड़क पर ज्यादा दूर नहीं चला था कि उसे उड़ने की आवाज सुनाई दी। एक के बाद एक आकृतियां उड़ती हुई आईं और लू मिंग के सामने आकर रुक गईं। लू मिंग ने भौहें चढ़ाईं। ये लोग एक ही समूह के नहीं थे, बल्कि 3 समूहों में विभाजित थे। जाहिर है वे 3 अलग अलग बलों से थे। लेकिन उसके सामने खड़ी इन 3 अलग अलग शक्तियों का क्या अर्थ था? उसने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। भाई, कृपया गलतफहमी न पालें। मैं होंगवुशान क्षेत्र का शीत प्रवाह वृक्ष हूं। लोगों के उस समूह में से एक व्यक्ति ने लंबे, बर्फ जैसे सफेद वस्त्र पहन रखे थे। उनमें से एक लगभग 25 वर्ष का युवक था जिसका चेहरा आकर्षक था। उसने लू मिंग की ओर मुट्ठी जोड़कर मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। होंगवुशान जिला। लू मिंग का दिल हिल उठा।
लू मिंग ने इस क्षेत्र के बारे में पहले सुना था। यह एक छोटा सा क्षेत्र था जो क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला से बहुत बड़ा नहीं था। उसके सामने मौजूद कोल्ड फ्लो लकड़ी में एक असाधारण आभा थी और वह होंगुशान क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है। मैं मिंग्यान पीक क्षेत्र से वो हुई हूँ। मैं स्वेलो स्पैरो लेक क्षेत्र से ये तियाननान हूँ। अन्य दो समूहों में से प्रत्येक के एक व्यक्ति ने लू मिंग के सामने अपनी मुट्ठी बांध ली। स्पष्टतः ये दोनों व्यक्ति अपनी अपनी सेनाओं के नेता थे। मिंग यान शिखर क्षेत्र, यान क्यू क्षेत्र, लू मिंग ने बुदबुदाया। ये दोनों क्षेत्र होंगुशान क्षेत्र की तरह ही छोटे क्षेत्र थे। हालांकि लू मिंग का इन इलाकों के लोगों से कभी कोई वास्ता नहीं रहा था। वे उसे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, भाई? कोल्फ्लो वुड ने मुस्कुराते हुए कहा। लू मिंग ने कहा, यह तो बस एक नाम था, इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं था। तो ये भाई लू है। हमें भाई लू से कुछ बात करनी है। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? कोल्फ्लो वुड ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या बात है? इसे यहां बताने में कोई हर्ज नहीं है। लू मिंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी। भाई लू, यह एक प्राचीन खंडहर से संबंधित मामला है। मुझे खेद है कि दूसरों को इसके बारे में बताना ठीक नहीं होगा। स्वेलो स्पैरो लेक की ये तियानान ने धीमी आवाज में कहा। एक प्राचीन खंडहर। लू मिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वो और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। क्या ये लोग उससे मदद मांगने आए थे? ठीक है। लू मिंग ने सिर हिलाया और आकाश की ओर उड़ गया। कोल्फ्लो वुड, ये तियानान और वहुई भी आकाश में उड़ गए। लू मिंग किसी भी चाल से नहीं डरता था। हालांकि कोल्फ्लो लकड़ी और बाकी दोनों से ऐसा आभास होता था कि वे बेहद शक्तिशाली है, यहां तक कि उड़ने वाले बंदर से भी ज्यादा ताकतवर, फिर भी वो उनसे नहीं डरता था। हालांकि लू मिंग डरा हुआ नहीं था। भले ही वे तीनों मिलकर हमला कर दें और वह उनका मुकाबला करने में सक्षम न हो, फिर भी उसके लिए भाग निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि यहाँ प्राचीन खंडहर है और तुम मुझ पर इतनी कृपा करोगे कि मुझे ढूंढ निकालोगे। जब वे आसमान में काफी ऊंचाई पर थे, तब लू मिंग सीधे मुद्दे पर आया। भाई लू, कृपया गलतफहमी न पाले। प्राचीन खंडहरों को खोलने के लिए हमें 4 चाबियों की आवश्यकता है। हम तीनों के पास एक एक चाबी है और चौथी चाबी आपके पास है। कोल्फ्लो वुड ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पर। लू मिंग स्तब्ध रह गया। हाँ, मैं भाई लू से खुश नहीं हूं। असल में वो चाबी पहले उड़ने वाले बंदर के पास थी। तुमने उड़ने वाले बंदर को मारकर उसकी भंडारण अंगूठी ले ली। जाहिर है वो चाबी भाई लू के पास ही है। कोल्फ्लो वुड हंस पड़ा। अच्छा ऐसा है। लू मिंग को अचानक एक एहसास हुआ। भाई लू, क्या आपने उड़ने वाले बंदर के भंडारण छल्ले में बाघ के आकार की हथेली के आकार की चाबी देखी? कोल्फ्लो लकड़ी के बारे में पूछा गया। लू मिंग की आंखों में एक चमक आई। फिर हाथ के इशारे से उसके हाथ में एक काले रंग का हथेली के आकार का बाघ के आकार का धातु का टुकड़ा प्रकट हुआ। क्या ये वह है? लू मिंग ने पूछा। पहले जब वो सफाई कर रहा था तो उसे उड़ने वाले बंदर के भंडारण कक्ष में धातु का ये टुकड़ा मिला था। हालांकि उसने इसे देखा और उसे इसका कोई उपयोग समझ नहीं आया, इसलिए उसने इसे एक तरफ फेंक दिया था। क्या ये किसी प्राचीन खंडहर की कुंजी हो सकती है? यही तो चाहिए। कोल्फ्लो वुड और अन्य लोग ये देखकर बेहद खुश हुए। फिर उनके हाथ चमक उठे और उनके हाथों में ड्रैगन के आकार की, कछुए के आकार की और फीनिक्स के आकार की लोहे की प्लेटें प्रकट हुई। चारों प्रतीकों वाली कुंजी मिल गई है। अब हम अंततः प्राचीन खंडहरों को खोल सकते हैं। कोल्फ्लो की लकड़ी सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुई। उसके बाद कोल्फ्लो वुड ने लू मिंग को समझाया। पता चला कि उन्होंने संयोगवश एक प्राचीन खंडहर की खोज की थी। अनुमान के अनुसार ये पूर्वी क्षेत्र के प्राचीन युद्ध क्षेत्र के एक विशेषज्ञ का गुफा निवास था। हालांकि गुफा शिलालेखों से ढकी हुई थी और उसमें प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था। सभी 4 चाबियां इकट्ठा करने के बाद ही प्रवेश किया जा सकता था। इससे पहले उड़ने वाले बंदर सहित 3 लोग आ चुके थे। वे मिंगयान पीक के लौटने का इंतजार कर रहे थे। आज ही ब्राइट स्प्लेंडर पीक की वो हुई यहां पहुंची थी। हालांकि बाघ के आकार की चाबी लू मिंग के हाथ लग गई थी, इसीलिए वे दोनों मिलकर लू मिंग को ढूंढने आए थे। लू मिंग ने सिर हिलाया। यह ज्यादा तर्कसंगत था। भाई लू, अब जब आपके पास टाइगर की चाबी है तो प्राचीन खंडहरों में आपका भी स्वाभाविक रूप से हिस्सा होगा। क्या आप हमारे साथ प्राचीन खंडहरों की सैर करना चाहेंगे? कोल्फ्लो वुड ने कहा। ठीक है, हम कब निकलेंगे? लू मिंग ने पूछा। हम कुछ ही घंटों में रवाना हो सकते हैं,
कोलफ्लो का पेड़ और बाकी सभी पेड़ बेहद खुश थे। भाई लू, आप कुछ तैयारियां कर लीजिए, हम 3 घंटे में शहर के बाहर मिलेंगे, ये तियानन ने कहा। लू मिंग ने सिर हिलाया और भीड़ तितर बितर हो गई। लू मिंग आराम से टहलते हुए वापस अपने कमरे में लौट आया। उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। 3 घंटे बाद वो पलक झपकते ही शहर से निकल गया। जब वो शहर के बाहर पहुंचा तो उसने पाया कि कोलफ्लो ट्री के लोग जो वापस नहीं लौटे और ये तियानान पहले ही पहुंच चुके थे। तीनों बलों से कुल 100 लोग थे और वे सब एक साथ जा रहे थे। लेकिन लू मिंग अकेला था। वह वाकई खास था। अगर लू मिंग ने कुछ दिन पहले दबंग तरीके से उड़ने वाले बंदर को न मारा होता और अपनी अद्भुत युद्ध शक्ति का प्रदर्शन न किया होता तो शायद ही कोई उसे गंभीरता से लेता। भाई लू, तुम यहां हो। ठंडी बहती हुई लकड़ी में एक प्रसन्न भाव प्रकट हो रहा था। ठीक है, लू मिंग ने सिर हिलाकर कहा, तो चलिए चलते हैं। तुरंत ही 100 से अधिक लोग हवा में उठे और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। 4 घंटे बाद समूह पहले ही 1 लाख मील से अधिक की उड़ान भर चुका था। आसपास का वातावरण उत्तरोत्तर अधिक से अधिक दुर्गम होता गया और चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ थे। कुछ हजार मील और उड़ान भरने के बाद उनके सामने एक विशाल पर्वत श्रृंखला प्रकट हुई। ये पर्वत श्रृंखला अंतहीन थी, मानो कोई घात लगाए बैठा अजगर हो। सभी लोग पर्वत श्रृंखला के शिखर पर उतरे। पहाड़ की तलहटी में एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जो कसकर बंद था। ये प्राचीन खंडहर है और पत्थर का दरवाजा प्रवेश द्वार है। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम पत्थर के दरवाजे को तोड़ नहीं पाए। अंदर जाने के लिए हमें केवल 4 मूर्तियों पर लिखे शिलालेखों को सक्रिय करने के लिए चाबी का उपयोग करना होगा। कोलफ्लो की लकड़ी पत्थर के दरवाजे के सामने की ओर इंगित करती थी। लू मिंग ने उस दिशा में देखा। सचमुच उसने पत्थर के दरवाजे के बाहर 4 मूर्तियां देखी। ये 4 मूर्तियां नीले रंग के ड्रैगन, सफेद बाघ, लाल पक्षी और काले कछुए की थीं। यह उनकी 4 चाबियों के अनुरूप था। लू मिंग, कोलफ्लो वुड, ये तियानान और वहुई ने एक दूसरे की ओर देखा और आगे बढ़ गए। लू मिंग सफेद बाघ की मूर्ति के सामने आए। फिर उन सभी के हाथों में एक एक लोहे की प्लेट प्रकट हुई। खुला। उन चारों ने चिल्लाते हुए अपनी झेंची को धातु की प्लेट में उड़ेल दिया। चारों धातु की प्लेटों से तुरंत एक धुंधली सी रोशनी निकलने लगी। अगले ही क्षण चारों मूर्तियां भी चमकने लगीं। प्रकाश और जीवंत रंगों से सराबोर एक के बाद एक मंत्र प्रकट होने लगे। मूर्ति से निकलने वाली रोशनी चारों धातु के टुकड़ों से निकलने वाली रोशनी के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। फिर चारों मूर्तियों से निकलने वाली रोशनी एक जगह एकत्रित हुई और पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़ी। काका, जब प्रकाश पत्थर के दरवाजे पर पड़ा तो उसमें से चटकने की आवाज आने लगी और वह धीरे धीरे खुल गया। हा, प्राचीन खंडहरों का उद्घाटन। हमने कुछ दिन इंतजार किया, हमारा इंतजार व्यर्थ नहीं गया। इसी क्षण दूर आकाश से एक उत्साहित हंसी की आवाज सुनाई दी। दूर से कई काली आकृतियां आ रही थीं। अच्छा नहीं हुआ, मैंटिस टिड्डे का पीछा कर रहा है। उसे पीछे उड़ रहे ओरियोल पक्षी की जानकारी नहीं है। हम निशाने पर आ गए हैं। कोलफ्लो वृक्ष के भाव में बहुत बड़ा बदलाव आया। पाताल लोक के दानव महल के लोग। लू मिंग की आंखों में चमक आ गई। दूर आकाश में तेज गति से उड़ती हुई आकृतियां सभी काले कंकालनुमा वस्त्र पहने हुए थीं। क्या वे पाताल लोक के दानव महल के वस्त्र नहीं थे? पाताल लोक का महल, ये पाताल लोक का महल है। हान शांगू, मिंग यान शिखर और अन्य 2 बलों के सभी प्रतिभाशाली लोगों ने विस्मय व्यक्त किया। चूंकि तुमने प्राचीन स्मारक खोल दिया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। जल्दी करो और यहां से चले जाओ। दूर से एक ठंडी आवाज आई। पाताल लोक के दानव महल से आने वाले लोगों की गति अत्यंत तीव्र थी। शुरुआत में वे कुछ दर्जन मील दूर थे। अब वे काफी करीब आ चुके थे और जल्द ही पहुंच जाएंगे। हे, लू मिंग ने व्यंग्य किया। उसने हाथ बढ़ाकर बाघ के आकार की चाबी पकड़ ली। पलक झपकते ही वो बिजली की तरह तेजी से पत्थर के दरवाजे के अंदर घुस गया। कौन है? धिक्कार है, तुम अभी भी अंदर घुसने की हिम्मत कर रहे हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो? एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। क्या ये वही है? मुझे दिख रहा है कि इसने हमारे पाताल लोक के दानव महल के कुछ कनिष्ठ भाइयों को मार डाला है। उनमें से एक कनिष्ठ भाई ने मुझे एक तस्वीर भेजी है। ये वही लड़का है। एक ठंडी आवाज सुनाई दी। हम भी हमला करें। कोलफ्लो वुड ने दांत पीसते हुए पत्थर के दरवाजे की ओर दौड़ लगाए। फिर ये तियाननान और नो रिटर्न की सेनाएं दोनों पत्थर के द्वार की ओर दौड़ पड़ी। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। भनभनाहट, वूश। जब ये तियानान और अन्य लोग पत्थर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए
तो दरवाजे के सामने 100 से अधिक आकृतियां प्रकट हुई। वे सभी पाताल लोक के दानव महल के विशेषज्ञ थे। सबसे आगे चल रहे व्यक्ति का शरीर दुबला पतला था और चेहरे पर भावहीनता छाई हुई थी। उससे एक खौफनाक आभा निकल रही थी। यह एक ऐसी आभा थी जो उड़ने वाले बंदर की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। शुल्क, ठंडे चेहरे वाले उस युवक ने आदेश दिया। पलक झपकते ही एक पल में पाताल लोक के दानव महल से 100 से अधिक लोग भी पत्थर के द्वार से अंदर घुस आए। लेकिन पत्थर के दरवाजे से अंदर प्रवेश करते ही वे रुकने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके सामने 4 रास्ते दिखाई दिए थे और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे रास्ते कहाँ ले जाते हैं। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? 2 मीटर लंबे एक युवक ने उस ठंडे युवक को देखा। यह निर्मम युवक पाताल लोक के दानव महल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। तुम फीयू, चलो समूहों में इनका पीछा करते हैं। छोटे भाई फीशी, कुछ लोगों को साथ लेकर इसका पीछा करो। छोटे भाई फी ये, कुछ लोगों को साथ लेकर इसका पीछा करो। यू फेयू ने तुरंत आदेश दिया। ठीक है, जो भी इस रास्ते पर चलेगा मैं उसे जरूर पछतावा करवाऊंगा। लंबे कद के युवक ने ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए 20 युवकों को बाईं ओर ले गया। वे एक सफेद बाग की पत्थर की नक्काशी वाली सड़क की ओर दौड़े और पलक झपकते ही गायब हो गए। पाताल लोक के दानव महल के अन्य लोग भी अपने आदमियों के साथ अन्य 3 रास्तों का पीछा करने लगे। जैसे ही लू मिंग पत्थर के दरवाजे से अंदर घुसा, उसने जरा भी संकोच नहीं किया और बाईं ओर वाली सड़क की ओर दौड़ पड़ा, जिस पर एक सफेद बाग की आकृति उकेरी हुई थी। रास्ता बहुत लंबा था और वे 10 मील से अधिक दौड़ते रहे, तब जाकर उन्हें कुछ अजीब चीज मिली। सड़क के दोनों ओर कुछ पत्थर के कमरे थे। लू मिंग अंदर देखने के लिए आया और थोड़ा निराश हुआ। इन पत्थर के कमरों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये दवा बनाने का कमरा होना चाहिए। हालांकि बहुत समय बीत चुका था और अंदर की हर चीज धूल में तब्दील हो चुकी थी। यहां तक कि दवा बनाने वाली भट्टी भी सड़कर नष्ट हो गई थी, उसका कोई अवशेष नहीं बचा था। लू मिंग रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा। अचानक उसकी आकृति एकदम रुक गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर अचानक कई गुना भारी हो गया हो। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर पर चारों ओर से लगातार दबाव पड़ रहा हो। इस इलाके में एक विशेष प्रकार की संरचना है और यह बेहद शक्तिशाली है। उड़ने की तो बात ही छोड़िए, चलना भी मुश्किल है, झांग जुआन ने कहा। लू मिंग मन ही मन सोचने लगा। उसने अपने शरीर को तनाव देकर और अपनी ऊर्जा का संचार करके बाहरी दबाव का प्रतिरोध किया और आगे बढ़ता रहा। हालांकि इस तरह से लू मिंग की गति काफी कम हो गई। 10 मिनट बाद उनके सामने एक धधकती लाल रोशनी दिखाई दी और एक विशाल मंच प्रकट हुआ। मिंग प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही अपने चेहरे पर गर्म हवा के झोंके महसूस करने लगा। ऐसा लगा जैसे वह किसी भट्टी में हो। प्लेटफॉर्म के सामने एक गहरा गड्ढा था और आगे का रास्ता अवरुद्ध था। उस गहरे गड्ढे में गर्म भाप की एक लहर उठ रही थी। लू मिंग चबूतरे के किनारे तक गया और उसने महसूस किया कि गहरा गड्ढा गोलाकार था और उसका व्यास कम से कम 1000 मीटर था। गहरे गड्ढे में आग की लपटें भरी हुई थीं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस लौ में 3 रंग थे। 3 रंगों वाली यह लौ नाच रही थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्या ये 3 रंगों वाली आदिम अग्नि हो सकती है? लू मिंग की आंखों में एक झिलमिलाहट आए। 3 रंगों वाली वो असली अग्नि दुनिया में एक अनोखी अग्नि थी। ये साधारण ज्वालाओं की तुलना में कहीं अधिक जादुई और शक्तिशाली थी। गहरे गड्ढे के दूसरी ओर एक और चबूतरा था। चबूतरे के सामने एक मार्ग था जो सीधे आगे की ओर जाता था और किसी अज्ञात स्थान की ओर खुलता था। लू मिंग ने भौहें चढ़ाईं। अगर वो बाहर होता तो वह अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाकर 1000 मीटर की दूरी तय कर सकता था। लेकिन यहाँ शिलालेख निर्माण के दमन के कारण वो 100 मीटर भी पार नहीं कर सका। 1000 मीटर की तो बात ही छोड़िए। एंड फिर लू मिंग को गहरे गड्ढे के बाएं और दाएं किनारों पर 2 जंजीरें मिली। क्या ऐसा हो सकता है कि वो इन दोनों जंजीरों से गुजरा हो? लू मिंग सोचने लगा। टा टा टा। इसी क्षण तेजी से कदमों की आहट सुनाई दी। इसके बाद पाताल लोक के दानव महल से 20 से अधिक युवक प्रकट हुए। नेता वो लंबा युवक था, तुम फीशी। जैसे ही फेशी ने लू मिंग को देखा, वो तुरंत दहाड़ उठा। बच्चे, बड़े भाई फेई यू ने कहा है कि तुमने मेरे पाताल लोक के कई शिष्यों को मार डाला है। मेरे शिष्यों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। इसके साथ ही लंबे कद के युवक समेत 21 युवा विशेषज्ञ लू मिंग की ओर दौड़ पड़े। उन सभी 21 लोगों से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। विशेषकर तुम, फीशी, जो नेता थे, उनकी आभा अत्यंत भयावह थी।
युद्ध कौशल वाले पूर्वज क्षेत्र के 8वें स्तर की शुरुआत। लू मिंग ने भौहें चढ़ाईं। यू फीशी की साधना वास्तव में 8वें स्तर के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी थी। अन्य 3 युवक 7वें स्तर के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे। उनकी आभा की शक्ति उड़ने वाले वानर से भी थोड़ी अधिक थी। लू मिंग को इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये सभी व्यक्ति प्रतिभाशाली थे जिन्होंने 3 युद्ध जीते थे। इन 4 लोगों के अलावा बाकी बचे लगभग 1 दर्जन लोग भी कमजोर नहीं थे। वे 21 लोग तेजी से लू मिंग के करीब पहुंच गए। बदमाश, मर जा। यू फीशी ने एक भयानक मुस्कान प्रकट की। तलवार की रोशनी की एक किरण अतुलनीय रूप से चकाचौंध भरी थी, जो लू मिंग की ओर बढ़ी। वो भयावह हमला निस्संदेह प्रदर्शित हुआ। वो निश्चित रूप से 3 युद्धों का महारथी था। आप इसका सीधा सामना नहीं कर सकते। लू मिंग के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। मार्शल एंसेस्टर 8 क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में 3 युद्ध प्रतिभाओं के साथ उसकी युद्ध शक्ति पहले ही उससे कहीं अधिक हो चुकी थी। यदि वो सीधे मुकाबले में उतरता तो वो बेहद निष्क्रिय स्थिति में होता। लू मिंग का शरीर तेजी से चमक उठा और उसने तलवार की रोशनी से बचने की कोशिश की। ची ची ची, अगले ही पल दर्जनों तलवारों की रोशनी उसकी ओर उड़ती हुई आई। 9 अजगर आकाश को रौंद रहे हैं। लू मिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और अंतरिक्ष कांप उठा। बैंग बैंग, 10 से अधिक तलवारों की चमक पल भर में चकनाचूर हो गई, लेकिन फिर भी कुछ तलवारों की चमक बची रही और उसने लू मिंग पर वार करना जारी रखा। लू मिंग की आकृति लगातार चमकती रही। पुछी, फिर भी तलवार की एक किरण उसे लगी, जिससे उसकी छाती पर तलवार का घाव हो गया और खून बहने लगा। अंधकार में दानव जीवन मृत्यु तलवार, मर जाओ। यू फीशी चिल्लाया और अपनी तलवार घुमाए। तलवार की 2 किरणें, एक काली और एक सफेद, निकली और लू मिंग को घेर लिया। वो इससे बच नहीं सका। ये तलवार पूरी तरह से लू मिंग पर टिकी हुई थी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। स्वर्ग का पथ तार, लू मिंग ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और एक विशाल हथेली का निशान तेजी से आगे की ओर उभरा। टकराना। सबसे पहले एक काली तलवार की रोशनी निकली जिससे तीव्र घातक इरादा झलक रहा था, जो दिव्य पथ के हथेली के निशान से टकरा रही थी। एक जोरदार धमाके के साथ काली तलवार की चमक बिखर गई। हालांकि स्वर्ग पथ के हथेली के निशान को भी भेद दिया गया। सफेद तलवार की चमक तेजी से गुजरी और लू मिंग की ओर बढ़ती हुई आगे बढ़ी। इसे रोको। लंबे भाले को झटकते ही भाले की चमक एक अजगर की तरह बाहर निकली। धमाका। भाले की चमक और तलवार की ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। लू मिंग के हाथ में मौजूद दानव वशीकरण भाला वास्तव में मुड़ गया और एक अत्यंत शक्तिशाली बल लू मिंग की ओर बढ़ा। लू मिंग का शरीर स्वतः ही पीछे हट गया। उसके पीछे एक गहरा गड्ढा था जिसमें 3 रंगों की आदिम अग्नि समाहित थी। लू मिंग का शरीर प्लेटफॉर्म से तैरता हुआ हवा में लटक गया। नीचे से एक प्रचंड आभा ऊपर की ओर उठी। नाजुक क्षण में लू मिंग ने अपना हाथ हिलाया और आवश्यक चीज से संघनित एक श्रृंखला गहरे गड्ढे के दोनों ओर लोहे की जंजीरों के चारों ओर लिपट गई। अब भी संघर्ष करना चाहते हो? मर जाओ। आपने लू मिंग की आवश्यक चीज श्रृंखला पर निशाना साधते हुए कुछ और तलवार ची का प्रहार किया। छी! ऊर्जा की वास्तविक श्रृंखला टूट गई और लू मिंग का शरीर तेजी से गहरे गड्ढे में गिर गया। तुमने मेरे पाताल लोक के दानव महल के लोगों को मारने की हिम्मत की। आग के सागर में मरना भी तुम्हारे लिए आसान सजा है। यू फीशी ने व्यंग्य करते हुए लू मिंग की आकृति को आग के सागर में गायब होते देखा। 3 रंगों वाली आदिम अग्नि का तापमान अत्यंत भयावह था। यह सामान्य ज्वालाओं की तुलना में दर्जनों गुना, यहां तक कि सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली था। लू मिंग ने प्रतिरोध करने के लिए अपनी मूल ऊर्जा का संचार किया, लेकिन यह व्यर्थ था। वास्तव में उसकी मूल ऊर्जा जलने लगी। ये जानना आवश्यक था कि वह वास्तविक युद्ध ड्रैगन तकनीक की सच्ची ची ऊर्जा का अभ्यास करता था, जो सामान्य सच्ची ची ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यदि वह इसे भी सहन नहीं कर सकता, तो सामान्य सच्ची ची ऊर्जा पल भर में नष्ट हो जाएगी। इसके बावजूद लू मिंग लंबे समय तक खुद को रोक नहीं सका। चारों दिशाओं में एक अंतहीन 3 रंगों की सच्ची अग्नि थी, जो भयंकर रूप से जल रही थी और झुलसा रही थी। लू मिंग की ऊर्जा तेजी से नष्ट हो रही थी। उसकी ऊर्जा का कुछ हिस्सा जलकर राख हो गया था। झुलसा देने वाली लपटें तेजी से फैल रही थी और लू मिंग के शरीर से जलने की आवाजें आ रही थीं। यदि उसका शरीर छठे चरण के ऊपरी स्तर तक न पहुंचा होता, तो वो जलकर राख हो गया होता। हम क्या करें? अगर यही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। लू मिंग का दिमाग तेजी से घूम रहा था क्योंकि वो भागने का रास्ता सोच रहा था। इस जगह पर उड़ना मुश्किल था।
लू मिंग का शरीर लगातार नीचे गिरता जा रहा था और जितना नीचे वो गिरता जा रहा था, 3 रंगों वाली आदिम अग्नि उतनी ही शक्तिशाली होती जा रही थी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इसी क्षण एक परिवर्तन हुआ। लू मिंग की भौहों के बीच का हिस्सा चमक उठा और अचानक कुछ बाहर निकल आया। ये का पत्थर का अंडा है। लू मिंग को गहरा सदमा लगा। क्या यह वही पत्थर का अंडा नहीं था जो कियांजियांग जल क्षेत्र में स्थित स्वर्ग द्वार से निकला था? उसे पत्थर के अंडे से एक कमजोर जीवन शक्ति का आभास हो रहा था। हालांकि लू मिंग ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह पत्थर के अंडे को बिल्कुल भी प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहा। लू मिंग को लगा कि यह अंडा बेकार है। हालांकि पत्थर का अंडा अपने आप ही सर्वोच्च मंदिर से बाहर निकल आया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने ही उस पत्थर के अंडे को सर्वोच्च मंदिर में रखा था। यह अविश्वसनीय था कि पत्थर का अंडा अपने आप ही सर्वोच्च मंदिर से बाहर निकल सकता है। भन भन, पत्थर का अंडा उड़कर बाहर आया और लू मिंग के सिर के ऊपर मंडराने लगा। वो थोड़ा सा हिला और एक ठंडी आभा फैलकर लू मिंग के शरीर को घेर लिया। तुरंत ही लू मिंग ने अपने चारों ओर की लपटों को पीछे हटते हुए महसूस किया। उसे अपने पूरे शरीर में ठंडक का एहसास हुआ और बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। हालांकि वो अभी भी गिर रहा था, लेकिन 3 रंगों वाली आदिम अग्नि अब उसे और नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उसका शरीर लगातार गिरता रहा और पलक झपकते ही वो कुछ हजार मीटर नीचे गिर गया। अचानक आसपास का दृश्य बदल गया। लू मिंग 3 रंगों वाली आदिम अग्नि के क्षेत्र से बाहर निकल भागा। लू मिंग अपने से दसियों मीटर नीचे की जमीन को देख सकता था। वो नीचे की ओर उड़कर आया और जमीन पर उतर गया। उसने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके ऊपर दर्जनों मीटर की दूरी पर एक अवरोध था जो 3 रंगों वाली आदिम अग्नि को उससे अलग कर रहा था। ये जगह कहाँ है? तुरंत ही लू मिंग ने अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। अगले ही क्षण उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका दिमाग बुरी तरह हिल गया। उसने पाया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन साधारण नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की धातु थी। ये गहरे लाल रंग की धातु थी जिस पर विचित्र आकृतियां उकेरी गई थीं। पूरी जमीन इसी धातु से बनी थी। लू मिंग किनारे की ओर चला गया। लगभग 600 मीटर चलने के बाद उसे दीवार दिखाई दी। दीवार भी इसी प्रकार की धातु से बनी थी और उस पर फूलों की आकृतियां बनी हुई थीं। भन भन, लू मिंग ने एक भंडारण रिंग से चौथे स्तर की कृपाण निकाली और धातु की दीवार पर वार किया। तलवार हिली और दूर जा गिरी। धातु की दीवार पर उसका कोई निशान तक नहीं था। यह कोई रसायन भट्टी तो नहीं हो सकती, है ना? लू मिंग को अचानक एक साहसिक अनुमान सूझा। गहरे गड्ढे और उसके चारों ओर की धातु की दीवारों को देखकर लू मिंग को रसायन शास्त्र की भट्टी की याद आ गई। यह एक रसायन भट्टी थी जिसका व्यास 1000 मीटर से अधिक और गहराई कई हजार मीटर थी। ये सोचकर लू मिंग सदमे से हौंफने लगा। इतनी विशाल रसायन भट्टी के साथ वो किस प्रकार का अमृत तैयार करने जा रहा था? भन भन, इसी क्षण पत्थर का अंडा कांप उठा और वास्तव में अपनी मर्जी से एक दिशा में उड़ गया। तब लू मिंग को एहसास हुआ कि क्या अभी भी यह पत्थर का अंडा मौजूद है? अभी अभी लू मिंग का ध्यान पत्थर के अंडे की ओर गया और वो इसके बारे में भूल गया था। इस बार पत्थर का अंडा मानो जीवित हो उठा था। यह एक सजीव प्राणी की तरह था, जिसे देखकर लू मिंग बेहद आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले उन्होंने काफी प्रयास किए थे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। क्या यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है जो पत्थर के अंडे को आकर्षित कर रहा हो? ये सोचते ही लू मिंग उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब वे गहरे गड्ढे के केंद्र में पहुंचे तो पत्थर का अंडा आकाश में उड़ गया। पत्थर के अंडे की सतह से एक अजीब सी आभा निकली, जिसके कारण 3 रंगों वाली आदिम अग्नि उससे दूर हट गई। 3 रंगों वाली आदिम अग्नि चकमा खा गई और एक निर्वात प्रकट हुआ। वहां ड्रैगन की आंख के आकार की एक सुनहरी गोली तैर रही थी। लू मिंग की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्या यहाँ सचमुच कोई गोली थी? इसके अलावा ये दवा की गोली देखने में भी बहुत असाधारण लग रही थी। इसका पूरा शरीर सोने का था, ठीक उसी तरह जैसे महान मार्ग का पौराणिक स्वर्णिम केंद्र होता है। गोली की सतह पर असली अजगर और दिव्य फीनिक्स पक्षी नाच रहे थे। ये बेहद रहस्यमय था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लू मिंग को यह महसूस हो रहा था कि इस गोली में असीम ऊर्जा का भंडार है। यह वाकई एक अनमोल गोली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस गोली को परिष्कृत करने के लिए इतनी बड़ी गोली बनाने वाली भट्टी का उपयोग किया गया हो? क्या ऐसा हो सकता है कि पत्थर के अंडे की असामान्यता भी इसी गोली के कारण हुई हो? उत्तर स्पष्ट था। पत्थर का अंडा अमृत के किनारे की ओर तेजी से बढ़ा। उसका गोल शरीर थोड़ा कांप रहा था, मानो वो उत्तेजित हो।
फिर अचानक पत्थर के अंडे पर एक दरार पड़ गई, मानो उसने अपना मुंह खोला हो और सोने की गोली निगल ली हो। लू मिंग हक्का बक्का रह गया। फिर वो रोते हुए बोला, नहीं, कम से कम मेरे लिए तो कुछ छोड़ दो। वो गोली एक परम खजाना थी। पता नहीं कितने साल बीत गए थे, लेकिन उसका आध्यात्मिक सार अभी भी बरकरार था। इससे उसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता था। अगर इसे बाहर निकाला जाता तो इसकी कीमत यकीनन बहुत ज्यादा होती, लेकिन असल में इसे पत्थर के अंडे ने एक ही झटके में निगल लिया। निकम्मा, लू मिंग गुस्से से दहाड़ा। कचकचा। पत्थर के अंडे ने गोली को ऐसे चबाया जैसे वो मिठाई खा रहा हो, जिससे कुरकुरेपन की आवाज आए। अगले ही पल लू मिंग ने पत्थर के अंडे से सुनहरे पाउडर के कुछ अंश नीचे तैरते हुए देखे। यह वो अवशेष था जो गोली चबाते समय गलती से गिर गया था। इन टुकड़ों में भी शक्तिशाली आध्यात्मिक सार के उतार चढ़ाव की लहरें उठ रही थीं। मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता। लू मिंग ने दांत पीसते हुए अपनी 9 ड्रैगन रक्तरेखा को नियंत्रित किया और अपना मुंह खोलकर मलबे को अंदर खींच लिया। धमाका धमाका। जब लू मिंग ने मलबा अंदर लिया तो उसे ऐसा लगा मानो हजारों ज्वालामुखी फट गए हों। असीम ऊर्जा का विस्फोट हुआ और 9 ड्रैगनों की वंश परंपरा गुब्बारे की तरह फूल गई, मानो फटने ही वाली हो। उस क्षेत्र में असीम ऊर्जा का प्रवाह हुआ। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि बस पूछो मत। लू मिंग लगभग डर के मारे मर ही गया था। फिर वो चिल्लाया, सुधारो सुधारो। उसने 9 ड्रैगनों की वंश परंपराओं को नियंत्रित किया और उन्हें पागलों की तरह परिष्कृत करना शुरू कर दिया। हो 9 ड्रैगनों के वंश से ग्रस्त वो 100 मीटर लंबा था और उसका आकार बाढ़ के ड्रैगन जैसा था। इस समय वो एक गोल मटोल फूला हुआ कीड़ा बन गया था। लू मिंग के शरीर में अपार ऊर्जा की लहरें प्रवाहित हुईं। यह ऊर्जा अत्यंत शुद्ध थी और बिना किसी शुद्धिकरण के आवश्यक ची में परिवर्तित हो सकती थी। उसके दांतियान में क्यूई चक्रवात तेजी से घूमने लगा। लू मिंग की साधना का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। मूल रूप से लू मिंग की साधना मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी थी। अब इसमें तेजी से सुधार हो रहा था। कुछ ही पलों में वह मार्शल एंसिस्टर क्षेत्र के 6ठे स्तर के अंतिम चरण में पहुंच गया था। हालांकि उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था और उसने अपनी रफ्तार बढ़ाना जारी रखा। नहीं, ऊर्जा बहुत प्रबल है, मैं इसे समय रहते परिवर्तित नहीं कर सकता। लू मिंग को एहसास हुआ कि उसकी साधना की गति ऊर्जा के प्रवाह जितनी तेज नहीं थी। असीम ऊर्जा ने उसके शरीर और नसों पर जबरदस्त दबाव डाला, मानो वे फटने ही वाली हो। अवशोषित करो, वंश को अवशोषित करो। लू मिंग को अब कोई परवाह नहीं थी। उसने 9 ड्रैगन वंश को नियंत्रित किया और बेतहाशा ऊर्जा को अवशोषित किया। रक्त प्रवाह के अवशोषण के साथ लू मिंग के शरीर पर दबाव अंततः थोड़ा कम हो गया। हालांकि उसकी साधना की गति अभी भी भयावह थी। महज 1 मिनट में लू मिंग की साधना 6ठे स्तर के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी। गर्जन। इसी क्षण 9 ड्रैगन वंश ने दहाड़ मारी और उसके शरीर पर 3 चांदी के चक्र प्रकट हुए। राजा स्तर की तृतीय श्रेणी की वंशवंशी 9 ड्रैगनों की वंश परंपरा वास्तव में उन्नत हो गई थी। लू मिंग बेहद खुश था। इस गोली में किसी सर्वोच्च सत्ता का रक्तसार समाहित हो सकता है, अन्यथा 9 ड्रैगनों की वंश परंपरा का आगे बढ़ना असंभव है। लू मिंग सोचने लगा, इसका कारण यह था कि सामान्य ऊर्जा से वंश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। लेकिन यह अच्छी बात थी। 9 ड्रैगन वंश की उन्नति के साथ भक्षण और शोधन शक्ति मजबूत होती गई और शोधन की गति तेज होती गई। धमाका। 2 मिनट बाद लू मिंग का शरीर कांपने लगा और चक्रवात बेकाबू होकर घूमने लगा। वू जोंग का 7वां स्तर। महज कुछ ही मिनटों में लू मिंग की साधना का स्तर पूरे 1 स्तर तक बढ़ गया था। ये तो बिल्कुल अकल्पनीय था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। मामला अभी भी जारी था। गर्जन। कुछ देर बाद 9 ड्रैगनों की वंश परंपरा फिर से दहाड़ उठी और उसके शरीर पर एक और चांदी का चक्र प्रकट हुआ। 4थे स्तर की राजा वंश परंपरा 9 ड्रैगनों की वंश परंपरा एक बार फिर आगे बढ़ गई थी। अगर दूसरे लोग इसे देख लें तो शायद वे डर के मारे मर ही जाएंगे। वूश। उसकी 9 ड्रैगन रक्तरेखा 2 स्तर तक बढ़ गई थी और अंततः उसने दबाव सहन कर लिया। हालांकि उसका शरीर अभी भी गोल था, लेकिन अब उसके फटने का खतरा नहीं था। अपग्रेड का काम जारी रहा। मार्शल पूर्वज क्षेत्र का प्रारंभिक चरण स्तर 7, मार्शल पूर्वज क्षेत्र का मध्य चरण स्तर 7। कुछ ही समय बाद लू मिंग की साधना का स्तर बढ़कर 7वें स्तर के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। इस समय 9 ड्रैगन वंश वास्तव में राजा स्तर के 5वें स्तर तक फिर से उन्नत हो गया।
अब समय आ गया है कि मैं अपनी दूसरी वंश परंपरा को उन्नत करूं। लू मिंग के मन में एक विचार आया। उसने 9 ड्रैगनों की वंश परंपरा को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और दूसरी वंश परंपरा में बड़ी मात्रा में ऊर्जा स्थानांतरित कर दी। लू मिंग को लगा कि दूसरी वंश परंपरा असाधारण थी। ये धुंध से ढकी एक विशाल पत्थर की शिला थी। उस पर कुछ शब्द अंकित प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वे स्पष्ट नहीं थे। लू मिंग ने कई बार पत्थर की शिला से कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो किसी रहस्यमय शक्ति से अवरुद्ध है और समझना मुश्किल है। इस समय दूसरी रक्त धारा का विस्फोट केवल लू मिंग की ताकत और रक्षा को ही मजबूत कर सकता है। उसने जादू के अन्य उपयोगों का पता नहीं लगाया था, लेकिन लू मिंग ने अनुमान लगाया कि इसका कारण उसका स्तर अभी पर्याप्त नहीं था। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ेगा, शायद वो कुछ नया खोज सके। लू मिंग दूसरी रक्तरेखा के लिए उत्सुक था, क्योंकि यह उसके शरीर से जागृत हुई थी। 9 ड्रैगन रक्तरेखा के विपरीत, जो 9 ड्रैगनों के रक्तसार से जागृत हुई थी। जैसे ही ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह अंदर आया, दूसरी रक्तरेखा का चक्र और भी अधिक चमकने लगा। 9 ड्रैगन वंश की ऊर्जा अंततः समाप्त होने वाली थी। कुछ और मिनट बीत गए। दूसरी रक्तधारा कांप उठी और उससे एक भिनभिनाहट की आवाज निकली। मूल 4 चांदी के चक्रों के ऊपर एक 5वां चक्र बन गया। उनकी दूसरी वंशज पीढ़ी राजा स्तर के 5वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। जब दूसरी वंश परंपरा राजा वर्ग के 5वें स्तर पर पहुंची, तो शिलालेख पर छाए धुंध थोड़ी कम होती हुई प्रतीत हुई, लेकिन शिलालेख पर लिखे शब्द अभी भी अस्पष्ट थे। वो केवल अस्पष्ट रूप से 3 शब्द ही समझ पाया। उसी क्षण लू मिंग के शरीर के भीतर से एक जोरदार धमाका हुआ। एक अत्यंत शक्तिशाली आभा आकाश में उठी और उसके सिर के ऊपर 3 रंगों वाली आदिम अग्नि में एक विशाल छेद कर दिया। लू मिंग ने एक ही झटके में मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के ग्रैंडमास्टर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर लिया। इस समय गोली के अवशेष की ऊर्जा को अंततः पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया गया था। भन भन, लू मिंग ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकली, जो सैकड़ों मीटर दूर तक पहुंची। 8वें चरण का मार्शल पूर्वज बहुत शक्तिशाली। लू मिंग ने अपने शरीर में पहले की तुलना में 10 गुना से अधिक मजबूत आवश्यक ऊर्जा का अनुभव किया और वो अत्यधिक प्रसन्न हुआ। इतना ही नहीं, रक्त की दोनों नसों को भी राजा स्तर के 5वें स्तर तक उन्नत कर दिया गया था। इससे लू मिंग की काफी रक्त शक्ति की बचत हुई। इसके अलावा 9 ड्रैगन वंश ने लगातार 3 स्तर उन्नत कर लिए थे और इसकी भक्षण शक्ति 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। जब इसका उपयोग किया जाता था, तो दूसरों पर इसका प्रभाव भी बहुत बढ़ जाता था। ये किस तरह की गोली है? ये तो बस थोड़ी सी मात्रा है, लेकिन ये मेरी साधना और वंश को अविश्वसनीय गति से बढ़ा रही है। अगर ये पूरी गोली होती तो कितना भयानक होता? ये सोचते ही लू मिंग ने जल्दी से ऊपर देखा। वहां एक मानव सिर के आकार का पत्थर का अंडा तैर रहा था, जिससे तीव्र प्रकाश निकल रहा था। पहले की तरह नहीं, उस पत्थर के अंडे में जीवन की प्रबल ऊर्जा भरी हुई थी, जबकि पहले उसमें केवल नामात्र की ऊर्जा ही थी। ये अंडा क्या है? वो सचमुच पूरी गोली को परिष्कृत करने में सक्षम है। ये तो बहुत ही डरावना है। लू मिंग मन ही मन चीख उठा। उसने अवशेष की केवल एक छोटी सी मात्रा को ही परिष्कृत किया था और वह लगभग फट पड़ा था। यदि पूरी गोली का सेवन कर लिया जाता, तो लू मिंग को कोई संदेह नहीं था कि वह तुरंत फट जाएगा। जहां तक पत्थर के अंडे की बात है, वो वास्तव में पूरी तरह से परिष्कृत था। वो सचमुच कुछ हद तक दुष्टतापूर्ण था। पत्थर के अंडे के भीतर की जीवन शक्ति दिन ब दिन मजबूत होती गई। इसके अंदर क्या है? ये फूटने वाला तो नहीं हो सकता, है ना? लू मिंग ने मन ही मन सोचा और उत्सुकता से पत्थर के अंडे को देखने लगा। दुर्भाग्यवश वो निराश हो गया। पत्थर के अंडे से तेज रोशनी निकलने के बाद वो तुरंत शांत हो गया। जीवन के उतार चढ़ाव भी शांत हो गए। यह अंडे से नहीं निकला, बल्कि बिना किसी तैरते हुए तत्व के पूरी गोली को परिष्कृत कर लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। लू मिंग हक्का बक्का रह गया। इसी क्षण पत्थर का अंडा धीरे धीरे नीचे तैरता हुआ आया और लू मिंग के सामने आकर गिर पड़ा। लू मिंग ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वह हिला नहीं। यह इतना भारी क्यों है? लू मिंग ने अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू की और साथ ही अपनी मूल ऊर्जा को भी बाहर निकाल दिया। इसी दौरान लू मिंग ने धीरे धीरे पत्थर के अंडे को ऊपर उठा लिया। क्या ये बहुत भारी नहीं है? पहले तो ये लगभग 10 लाख जिन था, लेकिन अब ये कम से कम 10 करोड़ जिन है। लू मिंग बेहद हैरान था। ये किस तरह का अंडा था? ये तो हद से ज्यादा भारी था। इकट्ठा करना। लू मिंग के मन में एक विचार आया। वो पत्थर के अंडे को सर्वोच्च मंदिर में रखना चाहता था, लेकिन अंडा उसके हाथ में था और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता।
इसे अंदर ले जाया ही नहीं जा सकता? लू मिंग अवाक रह गया। उसने कोशिश जारी रखी लेकिन कुछ देर बाद हार मान ली। पहले इसे सर्वोच्च मंदिर में रखा जा सकता था, लेकिन अब इसमें सर्वोच्च मंदिर भी नहीं रखा जा सकता। भंडारण वलय की तो बात ही छोड़िए, ये पूरी तरह बेकार हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे 10 मिलियन जिन वजनी इस पत्थर के अंडे को धोकर भविष्य में यूं ही इधर उधर घूमना पड़ेगा, नहीं तो मैं बुरी तरह थक जाऊंगा। लू मिन की आंखें चौड़ी हो गई थी और वह पत्थर के अंडे को घूर रहा था। वह अवाक था। हालांकि वो पत्थर के अंडे को फेंकने का साहस नहीं कर सका। ये पत्थर का अंडा बहुत ही विचित्र था। इसकी उत्पत्ति शायद असाधारण रही होगी। लू मिंग इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। भन भन, इसी क्षण लू मिंग के हाथ में रखा पत्थर का अंडा हिल उठा। उससे हल्की सी रोशनी निकली और वह हवा में कुछ चक्कर लगाने लगा। उसी समय अंडे का आकार तेजी से घटने लगा। अंत में वो उंगली के सिरे जितना छोटा हो गया और लू मिंग के कान के पास उसके बालों की एक लट पर आकर रुक गया। वो उसके बालों पर लटक कर हिलने लगा, लेकिन उसे जरा भी वजन महसूस नहीं हुआ। ये भी काम करता है। लू मिन की आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। कुछ देर बाद वो बेहद खुश हो गया। ये भी अच्छा था, उसने एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया था। अब पाताल लोक के दानव महल के लोगों, मेरा इंतजार करो। लू मिंग ने ऊपर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। तुरंत ही लू मिंग भट्टी के किनारे की ओर चला गया और पहाड़ पर चढ़ गया। यहाँ एक शिलालेख जैसी संरचना थी, इसलिए वो उड़ नहीं सका। लू मिंग एक बंदर की तरह भट्टी की दीवारों पर चढ़ रहा था। जब वो 3 रंगों वाली आदिम अग्नि में प्रवेश किया, तो उसके बालों में लगा पत्थर का अंडा हल्का सा चमक उठा और उसके शरीर में शीतलता का संचार हुआ। 3 रंगों वाली आदिम अग्नि का लू मिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ ही देर में लू मिंग ज्वाला की परतों को पार करके प्लेटफॉर्म पर वापस आ गया। ऊपर कोई और नहीं था। पाताल लोक के दानव महल के लोग उन 2 जंजीरों का पीछा करते हुए आगे की सुरंग में प्रवेश कर गए होंगे। लू मिंग हरकत में आया। उसने लोहे की जंजीर पर पैर रखा और दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ पहुंचते ही वो पूरी रफ्तार से आगे भागा। कुछ मील चलने के बाद लू मिंग को अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। आसपास का दबाव गायब हो गया था और लू मिंग फिर से उड़ने में सक्षम हो गया था। भन भन, जैसे ही लू मिंग आगे बढ़ा, उसकी गति पलक झपकते ही दर्जनों गुना बढ़ गई। कुछ ही सांसों के बाद वे लंबे गलियारे से तेजी से गुजर गए और आगे से एक चीख सुनाई दी। जल्दी करो, इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को खोदकर निकालो। इनमें से कुछ तो बाहरी दुनिया में विलुप्त हो चुकी है। अगर हम इन्हें संप्रदाय में वापस लाकर बेच दें, तो इनका मूल्य अतुलनीय होगा। एक कर्कश आवाज सुनाई दी। आवाज से ऐसा लग रहा था कि यह पाताल लोक के दानव महल के लंबे युवक की आवाज है। भन भन, लू मिंग तेजी से बाहर निकला और एक विशाल घास का मैदान नजर आने लगा। घास का मैदान कुछ 100 मीटर चौड़ा था। उस घास के मैदान में हर तरह की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। वहां लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 तक की सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। वहां हर तरह के जीव थे जो जीवन से भरपूर थे, और उनमें से कुछ के अजीबोगरीब आकार थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। ये सचमुच जड़ी बूटियों का खेत था। हालांकि उन्हें लेवल 5 की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के कोई निशान नहीं मिले। यह आप है। जैसे ही लू मिंग बाहर भागा, उसने स्वाभाविक रूप से पाताल लोक के दानव महल के लोगों को सतर्क कर दिया। 20 से अधिक आंखें एक साथ लू मिंग की ओर देख रही थीं। लू मिंग को देखकर वे दंग रह गए। बदमाश, तुम 3 रंगों वाली आदिम अग्नि में गिर गए और तुम मरे नहीं। यू फीशी ने अविश्वास से पुकारा। अगर तुम नहीं मरे तो मैं कैसे मर सकता हूं? लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी और उसकी आंखों में ठंडक छा गई। हाँ, बच्चे, मुझे नहीं पता कि तुम मूर्ख हो या दिमागहीन। मुझे नहीं पता कि तुमने 3 रंगों की आदिम अग्नि से बचने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, लेकिन बच निकलने के बाद तुमने भागने का मौका नहीं लिया। इसके बजाय तुम यहां मरने आए हो। तुम दुनिया में इकलौते हो। यू फीशी जोर से हंसा। उसके लहजे में तिरस्कार भरा हुआ था। हंसो, जितना चाहो हंसो। मरते हुए इंसान के लिए थोड़ा और हंसने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लू मिंग ने ठंडी मुस्कान दी। बदमाश, मरने वाले तो तुम ही हो। भन भन, एक ठंडी चीख के साथ तलवार की रोशनी लू मिंग की ओर बढ़ी। मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर मौजूद एक विशेषज्ञ ने अपना दांव खेला। ये यू फीशी के अलावा पाताल लोक के शैतान महल के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक था। मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के 7वें स्तर की साधना के शिखर पर होने के कारण वो पहले 3 युद्ध लड़ चुका था और उड़ने वाले वानर से भी अधिक शक्तिशाली था।
तलवार की रोशनी चमकते ही अंतरिक्ष कांप उठा। सबसे पहला। इस समय लू मिंग ने धीरे से कुछ बुदबुदाया। हाथ के एक इशारे से उसकी मूल ऊर्जा एक लंबे भाले में परिवर्तित हो गई और उसने उसे सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार कर दिया। टकराना। जैसे ही लंबा भाला आगे बढ़ा, तलवार की रोशनी टोफू की तरह चूर चूर हो गई। भाले के शरीर ने पाताल लोक के दानव महल के विशेषज्ञ पर जोरदार प्रहार किया। टकराना। पलक झपकते ही उस आदमी की आंखें बाहर निकल आईं। चीखने का भी समय नहीं मिला और उसका पूरा शरीर फट गया। मांस, रक्त, हड्डियां और अस्थियां सभी उस ऊर्जा से उत्तेजित होकर पाताल लोक के दानव महल के विशेषज्ञों को भेद गईं। ये कैसे हो गया? ध्यान से। पाताल लोक के दानव महल के लोग पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर अफरा तफरी मच गई। उसके शरीर में मौजूद वास्तविक ची ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिसने मांस और हड्डियों के उस कवच को अवरुद्ध कर दिया जो उसे भेदने की कोशिश कर रहा था। पफ पू, ऐसा लगा मानो गोलियां उनके शरीरों को लगी हों। पल भर में निम्न स्तर की साधना वाले पाताल लोक के 1 दर्जन से अधिक शिष्यों के शरीर में खून के छेद हो गए। वे दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। ये कैसे हो गया? तुम अविश्वास से दहाड़ उठे। एक ही झटके में उसने मार्शल आर्ट्स के तीसरे चरण के साथ दान के एक ग्रैंडमास्टर योद्धा को मार डाला और बची हुई ऊर्जा से वह 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। ये कैसे संभव था? ये तो वह भी नहीं कर सकता था। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। 3 रंगों वाली आदिम अग्नि की सहायता से मेरा एक सौभाग्यपूर्ण अनुभव हुआ और मेरी साधना का स्तर तेजी से बढ़ गया। लू मिंग ने यू फीशी की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अरे नहीं, ये तो नामुमकिन है। ये बात स्वीकार करना मुश्किल पाते हुए यू फीशी दहाड़ उठा। वो लू मिंग को मारना चाहता था, लेकिन अंत में उसने लू मिंग की मदद की और उसे एक संयोगवश मुलाकात का मौका दिया। दुनिया में ऐसी चीज कैसे हो सकती है? ये सोचकर वो इतना निराश हो गया कि पागल होने की कगार पर था। मरना, लू मिंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। धमाका। उसका शरीर हिला और उसने एक कदम आगे बढ़ाया, 9 ड्रैगन स्वर्ग में कदम रखते हुए। लू मिंग के पैरों से एक अकल्पनीय शक्ति का विस्फोट हुआ। इसे रोको, इसे रोको। यू फीशी दहाड़ा और बाकी बचे 5-6 लोगों के साथ मिलकर पूरी ताकत से प्रतिरोध करने लगा। हालांकि लू मिंग के हमले के आगे सब कुछ व्यर्थ हो गया। बैंग बैंग बैंग। यू फेशी के अलावा यू मो पैलेस के अन्य शिष्यों के शरीर फटने पर वे चीखने लगे, जिनमें घायल लोग भी शामिल थे। गर्जन। 9 ड्रैगन वंश के प्राणी उड़कर बाहर आए और सभी के रक्तसार को खा गए। यू फीशी की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। लू मिंग के हमले में उसकी कई हड्डियां टूट गईं और वो कीचड़ की तरह जमीन पर पड़ा रहा। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम फीशी दहाड़ उठे। वो इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। दरअसल लू मिंग को उसी की वजह से संयोगवश एक अवसर मिला था और उसने उसे ही मार डाला। ये तो सरासर हास्यास्पद था। वो सचमुच आकाश की ओर दहाड़ना चाहता था और पूछना चाहता था कि स्वर्ग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। इसका नाम क्या है? अब आप जा सकते हैं, लू मिंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसने उंगली से इशारा किया और भाले जैसी तेज रोशनी निकली, जिसने यू फीशी के गले को भेद दिया। लू मिंग अब मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के ग्रैंडमास्टर बनने की शुरुआती अवस्था में था, लगभग 5वें स्तर के करीब। यू फीशी और बाकी लोगों को मारना उसके लिए घास काटने जितना आसान था। फेशी, तुम्हें मारने के बाद उसने तुम्हारे रक्त का सार ग्रहण कर लिया और पाताल लोक के दानव महल के शिष्य की भंडारण अंगूठी अपने पास रख ली। तुरंत ही लू मिंग ने अपने आसपास का जायजा लिया। आसपास के जड़ी बूटी क्षेत्र में हर तरह की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। हालांकि वे सभी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की थी और उच्चतम स्तर चतुर्थ था। कुछ अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी थीं, लेकिन वे निम्न स्तर की थीं। लू मिंग के लिए वे किसी काम की नहीं थीं। लेवल 5 की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां क्यों नहीं है? लू मिंग ने कुछ देर सोचा और फिर नेदर फ्लाइंग स्टोन की भंडारण अंगूठी निकाली। उसे देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। यू फीशी के भंडारण वलय में 1 दर्जन से अधिक स्तर 5 की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं, जिनसे तीव्र औषधीय सुगंध आ रही थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ लेवल 5 की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नहीं थीं, लेकिन उन्हें पहले ही तुम, फीशी और अन्य लोगों ने खोदकर निकाल लिया था। उसने निम्न स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों पर एक और नजर डाली। फिर लू मिंग ने कार्रवाई की और चौथे स्तर की कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चुनी। जहां तक निम्न स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की बात है, लू मिंग ने उन पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। भले ही बाहरी दुनिया में कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां हों, लू मिंग न तो रसायनशास्त्री था और न ही उसे जड़ी बूटियां उगाना आता था। उसका मानना था कि कुछ समय बाद उन्हें खोदकर निकालने पर वे मर जाएंगी।
चौथे स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चुनने के बाद लू मिंग आगे बढ़ता चला गया। जड़ी बूटियों के खेत के अंत में एक गलियारा था। लू मिंग तेजी से उस गलियारे में घुस गया और गायब हो गया। इस समय खंडहरों की गहराई में एक विशाल कांस्य महल मौजूद था। पीतल के महल का द्वार कसकर बंद था। द्वार पर 4 छोटी मूर्तियां थीं। वे थीं नीला अजगर, सफेद बाघ, लाल पक्षी और काला कछुआ। ये लगभग 1 मीटर ऊंचा था। इस समय कांस्य प्रतिमा के सामने 100 से अधिक लोग एकत्रित थे। कोल्ड फ्लो वुड, ये तियानान, वहुई और अन्य सभी उनमें शामिल थे। हालांकि इस समय उनकी हालत दयनीय थी, विशेषकर कोल्ड फ्लो वुड, ये तियानान और अन्य लोगों की। वे बुरी तरह घायल थे और उनकी सांसें उथली चल रही थीं। जहां तक तीनों बलों की बात है, उनमें मूल रूप से 100 से अधिक लोग थे, लेकिन अब उनमें केवल कुछ दर्जन लोग ही बचे हैं। वहां मौजूद अन्य सभी लोग काले वस्त्र पहने हुए पाताल लोक के दानव महल के शिष्य थे। उन्होंने कोल्फ्लो की लकड़ी और बाकी सब कुछ घेर लिया। फेयू, हमने तुम्हें इस अवशेष की चाबी दे दी है। अब क्या तुम हमें जाने दोगे? कोल्फ्लो वुड ने पाताल लोक के दानव महल के नेता की ओर देखा। यह व्यक्ति पाताल लोक के दानव महल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। तुम फेयू, तुम्हें जाने दें। हमारे पास केवल 3-4 प्रतीकों वाली गुप्त चाबियां हैं और हमें अभी भी सफेद बाघ की गुप्त चाबी की कमी है। चारों गुप्त चाबियां मिलने से पहले तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। यू फेयू ने उपहास किया। हम पहले ही कह चुके हैं कि व्हाइट टाइगर की चाबी हमारे पास नहीं है। कोल्फ्लो वुड ने अपने दांत पीस लिए। मुझे इसकी परवाह नहीं है। तुम सब साथ आए थे। 4 चाबियों के बिना तुम इस कांस्य हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि तुम यहीं रहो। यू फेयू ने उदासीनता से कहा, उसकी आवाज में कोई संदेह नहीं था। धिक्कार है तुम पर, फेयू, हद मत करो। तुमने हमारी तरफ से इतने सारे लोगों को मार डाला है। अब जब हमने तुम्हें चाबी दे दी है, तो तुम अपने वचन से मुकरना चाहते हो? ये तियाननान दहाड़ा। हे। यू फेयू ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें धमका रही हूं, तो क्या हुआ? क्या तुम विरोध कर सकते हो? इस दुनिया में कमजोरों को बोलने का अधिकार नहीं है। अभी तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है। मैं तुम्हें जाने दूंगी या नहीं, यह मेरे मिजाज पर निर्भर करता है, समझे? यू फेयू ने कोल्फ्लो वुड, ये तियानान और अन्य लोगों को नीचे देखा। उसकी आवाज में घमंड भरा हुआ था। खिसियाना हान लियुमू ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें लाल हो गईं। उनके दिलों में अपमान, अतुलनीय अपमान भर गया और वे लगभग फट पड़े। लेकिन वे जानते थे कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उनके पास सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। यू फेयू ने कोल्फ्लो वुड और अन्य लोगों पर उदासीनता से एक नजर डाली, फिर उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने बाईं ओर के रास्ते की ओर देखा और भौहें सिकोड़ी। यू फीशी अभी तक नहीं आया था। इससे वो थोड़ा नाखुश था। ये बेवकूफ क्या कर रहे हो? एक छोटी सी चीज से निपटने में इतना समय क्यों लगा रहे हो? ये आदमी तो दिन ब दिन और भी अविश्वसनीय होता जा रहा है। तुम्हारे बगल में खड़ी बड़ी नाक वाले एक युवक ने कहा, फेयू, शायद ये किसी पदार्थ की वजह से है, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। उसकी हत्या तो नहीं हो सकती, है ना? हाँ, बड़े भाई फेयू, मुझे जाकर देखने दीजिए कि क्या हो रहा है। बड़ी नाक वाले युवक ने उपहास किया। एन यू फेयू ने सिर हिलाया। छोटे भाई फेयू, जाओ और जाकर देखो कि क्या हो रहा है। छोटे भाई फेयशी को ढूंढो और उनसे कहो कि वे जल्द से जल्द सफेद बाघ की चाबी लेकर आए और हमसे मिलें। हाँ, बड़ी नाक वाले उस युवक ने अपनी मुठियां बांधी और जाने ही वाला था। इसी क्षण एक आवाज सुनाई दी, कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे छोटे भाई नहीं आ पाएंगे। कौन है भाई? बड़ी नाक वाले नौजवान, तुम बेवकूफ, उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया। यू फेयू और अन्य लोग बाईं ओर स्थित सुरंग की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। 20 साल से भी कम उम्र का एक युवक बाहर चला गया, लू मिंग। भाई लू, कोल्फ्लो वुड, ये तियानान और अन्य सभी लोग इस युवक को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वो युवक लू मिंग था। वो जड़ी बूटी के खेत में बने रास्ते का अनुसरण करते हुए यहाँ आया। जब वह यहाँ पहुंचा तो उसने तुम, फेयू और अन्य लोगों के बीच की बातचीत सुनी। तुम हो, बच्चे, तुम अभी भी जिंदा हो? बड़ी नाक वाले युवक ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। बेशक मैं अभी भी जिंदा हूं। क्या तुम अंधे हो? लू मिंग ने अपने होंठ सिकोड़े और फटकार लगाए। आप जीतते हैं। बड़ी नाक वाले उस युवक की सांसें थम गईं। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा भरा हुआ था। उसने कहा, बच्चे, लगता है कि फेशी और बाकी लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने तुम्हें भागने दिया, लेकिन तुम यहां जबरदस्ती घुस आए। ये सचमुच किस्मत है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता।
जल्दी करो, व्हाइट टाइगर की चाबी मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें तुरंत मौत दे दूंगा। बड़ी नाक वाले उस युवक ने घमंडी और अभिमानी भाव से फटकार लगाए। अभी अभी एक बड़ा सा आदमी आया था जो तुम्हारी तरह ही घमंडी था। आखिर में मैंने उसे वहां से भगा दिया। लगता है अब तुम्हें भी वहां से भगाना पड़ेगा। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी, उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। क्या तुमने अपने फेशी को मार डाला? मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी कीमत कितनी है। बड़ी नाक वाले युवक ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी तलवार की रोशनी चमकी और एक ठंडी तलवार की रोशनी लू मिंग के सिर की ओर वार करने लगी। ये बिजली की गति से हुआ। मार्शल पूर्वज 8वें चरण के प्रारंभिक चरण में ये बड़ी नाक वाला युवक तुमसे कमतर नहीं था। उंगली के एक इशारे से ही दानव वशीकरण भाला उसके हाथ में प्रकट हो गया। लू मिंग भाले को चलाने ही वाला था। इसी समय उसके बालों में लटका हुआ पत्थर का अंडा अचानक उड़कर बाहर आया और एक इंसान के सिर के आकार का हो गया। उसने तलवार की रोशनी को नजरअंदाज करते हुए तेजी से आगे बढ़ते हुए बड़े नाक वाले युवक के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। ये ठीक उस बड़ी नाक वाले युवक की नाक पर लगा। कच्चा। एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिससे दांतों में दर्द होने लगा। बड़ी नाक वाला युवक चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। वूश! पत्थर का अंडा वापस उड़कर लू मिंग के सामने तैरने लगा। वो एक शरारती गेंद की तरह इधर उधर उछलने लगा। वो बेहद उत्साहित प्रतीत हो रहा था। ये कमीने! लू मिंग अवाक और हक्का बक्का रह गया। यू फेयू, कोलफ्लो वुड और अन्य लोग भी अचंभित रह गए। क्या ये भी काम करता है? ये किस तरह का पत्थर था? लू मिंग ने एक पत्थर फेंका और एक ही प्रहार में उस बड़े नाक वाले युवक को चोट लग गई। ये किस तरह का खजाना था? उस समय बड़ी नाक वाला युवक जमीन पर पड़ा दर्द से चीख रहा था। ये बहुत भयानक था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और नाक के आसपास का हिस्सा पूरी तरह से धंस गया था। उसके चेहरे की बनावट भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। ये सब देखकर सब लोग पसीने से तरबतर हो गए। यह वाकई बहुत दुखद था। ये पत्थर का अंडा गू! लू मिंग की आंखें चमक उठी। उसने पत्थर के अंडे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतना चंचल होगा। अंडा हवा में कुछ बार उछला और लू मिंग के कंधे पर आकर गिर पड़ा। लू मिंग को उसका जरा भी वजन महसूस नहीं हुआ। हाँ, ये पत्थर का अंडा तो बड़ा बुद्धिमान है। ये क्या है? लू मिंग की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसे अचानक महसूस हुआ कि पूरी गोली बर्बाद नहीं हुई है। चलो मिलकर हमला करते हैं। उस पत्थर के अंडे से सावधान रहना। यू फियू ने आदेश दिया और लू मिंग के कंधे पर रखे पत्थर के अंडे को गंभीर भाव से देखा। उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था कि वे बड़े नाक वाले उस युवक को एक ही वार में हरा सकते हैं। भन 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 भन! पलक झपकते ही अंधकार में दानव महल के शिष्यों ने लू मिंग को घेर लिया और भय से पत्थर के अंडे को देखने लगे। कोई भी हमले का शिकार नहीं होना चाहता था। लू मिंग की बात करें तो उन्होंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। कोलफ्लो की लकड़ी और बाकी सब चीजों को लेकर उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। वे हताश थे। लू मिंग के आ जाने के बावजूद भी उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वे जानते थे कि लू मिंग की युद्ध क्षमता उनके जैसी ही थी। उनके लिए पाताल लोक के दानव महल के कई विशेषज्ञों का मुकाबला करना असंभव था। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि लू मिंग अचानक एक पत्थर का अंडा फेंकेगा और एक ही वार में उस बड़े नाक वाले युवक को नॉकआउट कर देगा। इससे उन्हें उम्मीद मिली। उसके कंधे पर रखा पत्थर का अंडा चमक रहा था। भन भन! अचानक पत्थर का अंडा फिर से उड़कर बाहर आया और मार्शल आर्ट के एक साथ दान श्रेणी के प्रतिभाशाली ग्रैंडमास्टर पर जा गिरा। वो प्रतिभाशाली व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने दहाड़ लगाई और अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके वंश की शक्ति और सच्ची ची ऊर्जा ने उसकी जान की परवाह किए बिना विस्फोट कर दिया और 1 दर्जन से अधिक सुरक्षा कवच तैयार कर दिए। लेकिन ये बेकार था। टकराना! पत्थर का अंडा पलक झपकते ही इन सुरक्षा घेरों को भेदकर युवक के सिर पर जा गिरा। जैसे ही युवक का सिर तरबूज की तरह फटकर फटा, वो चीख उठा। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। एक ही वार में मौत! सब लोग चौंक गए। विशेषकर पाताल लोक के दानव महल से आए लोगों के चेहरे भय से भरे हुए थे। यहां तक कि तुम, फेयू, भी हैरान और भयभीत थी। भन भन भन! पत्थर के अंडे ने एक व्यक्ति को मारने के बाद वह वापस लू मिंग के कंधे पर उड़कर आ गया और उत्साह से उछलने लगा। चलो मिलकर हमला करते हैं। वो पत्थर का अंडा एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति से निपट सकता है। चलो मिलकर हमला करते हैं और इस कमीने को मार डालते हैं। वो पत्थर का अंडा बेरोजगार हो जाएगा और हमें उससे डरने की जरूरत नहीं रहेगी। आप फियू चिल्लाए, मारना, मारना! यूमो महल के कुल 70 से 80 शिष्यों ने लू मिंग की ओर धावा बोल दिया।
तुरंत ही 70 से 80 तलवार की ऊर्जा ने लू मिंग को चारों दिशाओं से घेर लिया। तलवार की ऊर्जा के कारण अंतरिक्ष में तुरंत उबाल आ गया और अराजकता फैल गई। 70 से 80 प्रतिभाशाली लोगों की एक साथ हमला करने की शक्ति बेहद चौंकाने वाली थी। तो तुम सब मर जाओगे। लू मिंग की आंखों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। धमाका धमाका, दूसरी रक्तधारा फूट पड़ी, जिससे लू मिंग की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। उसी समय 9 ड्रैगनों की वंशज बाहर निकली, अपना मुंह खोला और दहाड़ी। एक भयानक विनाशकारी शक्ति अचानक प्रकट हुई और उसने पाताल लोक के दानव महल के शिष्यों को अपनी चपेट में ले लिया। वो पल भर में स्तब्ध रह गया। अरे, अच्छा नहीं है, मेरी वंशानुगत शक्ति मेरे शरीर से निकलने वाली है। मेरे शरीर में रक्त का सार अस्थिर है, यह मेरे शरीर से बाहर निकलने ही वाला है। पाताल लोक के दानव महल के शिष्य ने भय से चीख मारी। पल भर में तलवार की रोशनी में अफरा तफरी मच गई। अब जबकि लू मिंग की साधना में बहुत सुधार हो चुका था और उसकी 9 ड्रैगन रक्तरेखा लगातार 3 स्तर ऊपर चढ़ चुकी थी, तो उसकी भस्म करने वाली शक्ति कितनी भयानक हो सकती थी। जिनकी साधना का स्तर लू मिंग से कम था, वे लगभग अपनी रक्त नाड़ी शक्ति पर नियंत्रण खो बैठे और निगल लिए गए। वे अपनी युद्ध शक्ति का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए। 9 अजगर आकाश को रौंद रहे हैं। उसी क्षण लू मिंग ने 9 ड्रैगन के स्वर्ग चरण के कदम रखे। धमाका, पूरा स्थान हिल गया। तब बैंग बैंग, पाताल लोक के दानव महल के शिष्य सड़े हुए शकरकंद की तरह फट गए और उनका रक्त सार 9 ड्रैगनों के मुंह में चला गया। इस लात से कुल 81 लोग मारे गए। केवल तुम, फेयू और पाताल लोक के दानव महल के अन्य 2 शिष्य ही जीवित बचे थे। वे तीनों ही मार्शल पूर्वज क्षेत्र के कम से कम 8वें स्तर पर थे, लेकिन वे सभी अधमरे थे। यहां तक कि फेयू भी वैसा ही था। पाताल लोक के दानव महल का नंबर 1 प्रतिभाशाली योद्धा मार्शल ग्रैंडमास्टर स्तर के 8वें स्तर के मध्य तक पहुंच चुका था। उसकी युद्ध क्षमता 3 युद्धों के प्रतिभाशाली योद्धा से भी कहीं अधिक थी। हालांकि लू मिंग की लात से वह बुरी तरह घायल हो गया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और खून की उल्टी करने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हुआ? यू फेयू उन्माद में चिल्लाया, मानो वो पागल हो गया हो। उन्हें ये सब स्वीकार करना मुश्किल लगा। महज एक ही झटके में पाताल लोक के दानव महल के सबसे कुलीन समूह के सभी लोग मारे गए। वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उस समय जब पाताल लोक के दानव महल के शिष्यों ने छाया नाशक ताबीज का उपयोग करके छवियों को प्रसारित किया था, तब लू मिंग इतना शक्तिशाली नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि लू मिंग अपनी क्षमताओं को छिपा रहा हो? यू फियू को लगा कि वह सपना देख रही है। भाई, मुझे जाने दो, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकता हूं। आप फियू चिल्लाए। वो मरना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। वो पाताल लोक के दानव महल में युवा पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। भविष्य में वह निश्चित रूप से पाताल लोक के दानव महल के स्वामी का पद ग्रहण करेगा और एक विशाल क्षेत्र का अधिपति बनेगा। वह विशाल पहाड़ों और नदियों, करोड़ों नागरिकों और अनगिनत सुंदरियों पर राज करेगा। वह जो चाहेगा पा सकेगा। जब उसका उज्जवल भविष्य उसके सामने था, तो वह मरने का कष्ट कैसे सहन कर सकता था? चेहरे की तुलना जीवन से कैसे की जा सकती है? तुम्हें जाने दो, तुम्हें मारने के बाद भी तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी ही रहेगी। लू मिंग ने उपहास किया। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे एक खजाने का पता है। अगर तुम मुझे जाने दोगे, तो मैं तुम्हें खजाने का पता बता दूंगा। आप फियू चिल्लाए। एक तरफ कोलफ्लो वुड, ये तियानान और अन्य लोग इस दृश्य को जटिल भावनाओं के साथ देख रहे थे। यू फियू, जो कभी इतनी ऊंची और शक्तिशाली थी और उनके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करती थी, अब लू मिंग के सामने एक पिल्ले की तरह दया की भीख मांग रही थी। दुनिया इतनी तेजी से बदल गई, यह वाकई आश्चर्यजनक था। यह बदलाव ताकत के बल पर आया था। मार्शल आर्ट की दुनिया में बलवान ही सर्वोच्च स्थान पर थे। केवल बलवान ही हर चीज पर प्रभुत्व स्थापित कर सकते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अधिकांश योद्धा अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने को तैयार थे। खजाना। लू मिंग की आंखों में एक चमक आई। फिर उसने कहा, मुझे खजाने का पता बताओ। वादा करो कि मुझे पहले जाने दो, फिर मैं तुम्हें खजाने का स्थान बता दूंगा। यू फेयू चिल्लाया, उसकी आंखें झपक रही थीं। लू मिंग को खजाने में दिलचस्पी लेते देख उसके मन में आशा की किरण जगी। वो लू मिंग से बातचीत करने के तरीके के बारे में सोचने लगा। लेकिन अगले ही पल वूश, प्रकाश की एक तेज किरण निकली और यू फियू के हृदय को भेद गई। उस प्रचंड बल ने यू फियू के हृदय को टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्यों? यू फेयू ने हताशा भरी दहाड़ मारी।
अविश्वास से भरी उसकी आंखें मरी हुई मछली की तरह बाहर निकल आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू मिंग अचानक उसे क्यों मारना चाहता है। क्या वो पहले ही स्थानांतरित नहीं हो चुका था? चलो इस बारे में बात न करें कि तुमने जो कहा वो सच है या ऐसा कोई खजाना है भी या नहीं। अगर ऐसा कोई खजाना है भी तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं किसी अनजान खजाने के चक्कर में अपने लिए भविष्य में मुसीबतें खड़ी नहीं करना चाहता। लू मिंग के मुंह से एक धीमी सी आवाज निकली। यू फेयू ने अनिच्छा से दहाड़ मारी और उसकी सांसें रुक गईं। उसके बाद लू मिंग ने तेजी से अपना शरीर प्रकट किया और पाताल लोक के दानव महल के बचे हुए शिष्यों को मार डाला। साथ ही उसने भंडारण अंगूठियों और रक्तसार को भी अपने हाथ में ले लिया। दूसरी ओर कोल फ्लो वुड, ये तियानान और अन्य लोग हक्का बक्का रह गए। लू, भाई लू, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। कोल फ्लो वृक्ष आगे बढ़ा और लू मिंग को धन्यवाद देने के लिए अपनी मुठियां जोड़ ली। कुछ खास नहीं, मैंने तो बस यूं ही कर दिया, लू मिंग ने उदासीनता से कहा। फिर वह कांस्य हॉल के दरवाजे की ओर चल पड़ा। कोल फ्लो वुड और बाकी लोग पीछे से देखते रहे, उनका पीछा नहीं किया। लू मिंग दरवाजे तक गया और उसने हाथ हिलाया। उसके हाथों में 4 चाबियां प्रकट हो गईं। लू मिंग ने इसे शीत प्रवाह की लकड़ी और बाकी हिस्सों में वापस नहीं लौटाया। उसने इसे यू फ्यू से प्राप्त किया था और यह स्वाभाविक रूप से उसकी युद्ध की लूट बन गई थी। वो इतना दयालु नहीं था कि इसे शीत प्रवाह की लकड़ी और बाकी हिस्सों में लौटा दे। भन भन, जैसे ही चारों चाबियां प्रकट हुई, उन्होंने चारों मूर्तियों पर निशाना साधा और उनके मुंह में जा गिरी। कांसे के हॉल का दरवाजा धीरे धीरे खुला, जिससे अंदर का अंधेरा वातावरण प्रकट हुआ। लू मिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। पलक झपकते ही वो दरवाजे से अंदर घुस गया और गायब हो गया। उनके पीछे कोल फ्लो वुड, ये तियानान और अन्य लोग अनिश्चित भावों के साथ द्वार की ओर देख रहे थे। भाई हान, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? ये तियानान ने कोलफ्लो लकड़ी से पूछा। ठंडे, शांत स्वभाव वाले वुड की आंखें लगातार झपक रही थीं, मानो वो हिचकिचा रहा हो। काफी देर बाद उसने आह भरी और कहा, आप सबने लू मिंग की ताकत देखी है। ये सचमुच अकल्पनीय है। मेरा मानना है कि उसने उड़ने वाले वानर के साथ लड़ाई में अपनी पूरी ताकत छिपा रखी थी। वह निश्चित रूप से किसी सुपर क्षेत्र का शीर्ष राक्षस है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अप्रत्याशित होता है। अगर हम उसके जीवन में प्रवेश करके उसे दुखी कर दें, तो हम उसके क्रोध में मरकर ही मरेंगे। कोल फ्लो वुड ने दरवाजे की ओर देखा, उसकी आंखों में भय भरा हुआ था। मैं भाई हान की राय से सहमत हूं। हम ऐसे व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। चलिए, यहां से चलते हैं। वुहुई ने भी यही कहा। ये तियानान ने आह भरी। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तुरंत ही कोल फ्लो वुड और बाकी लोग एक एक करके उस जगह से चले गए और वापस लौट आए। उन्होंने पीछे छूटे हुए किसी भी खजाने की तलाश भी की। कांस्य रंग का हॉल सन्नाटे में डूबा हुआ था। जैसे ही लू मिंग दरवाजे से अंदर घुसा, उसने एक विशाल हॉल देखा। हॉल में कुछ विशालकाय रसायन भट्टियां थीं। हालांकि ये सभी भट्टियां जंग खा चुकी थीं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो चुकी थीं। लू मिंग ने हॉल में इधर उधर चक्कर लगाया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। हॉल के पीछे एक और कांसे का दरवाजा था जो बंद था। लू मिंग ने जोर से धक्का दिया और पीतल का दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। इसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं पड़ी। पीतल का दरवाजा खुला और लू मिंग अंदर आ गया। यह एक गुप्त कमरा था जो मुख्य हॉल से काफी छोटा था। दोनों तरफ 2 अलमारियां थीं और उन अलमारियों पर कुछ बोतलें रखी थीं। कमरे के बीचों बीच एक रसायन भट्टी थी। एक तरफ एक मेज थी। लू मिंग सबसे पहले अलमारियों की ओर बढ़ा और बोतलें और जार उठाए। दुर्भाग्य से, हालांकि उनके अंदर गोलियां थीं, लेकिन समय बीतने के साथ वे राख में बदल गई थीं। सारी गोलियां और जड़ी बूटियां बेकार साबित हुई। लू मिंग बेहद निराश था। वो फिर से मेज की ओर चल पड़ा। मेज पर 2 वस्तुएं थीं। एक डिब्बा था। ये किसी अज्ञात पदार्थ से बना था और इतने वर्षों बाद भी यह बिल्कुल सही सलामत था। लू मिंग ने डिब्बा उठाया और उसे खोला। वो स्तब्ध रह गया। डिब्बे में दर्जनों क्रिस्टल थे। उनमें से प्रत्येक का आकार लगभग 1 लौंगर जितना था और वे कई अलग अलग रंगों के थे। पीले रंग के थे, नीले रंग के थे, लाल रंग के थे, हरे रंग के थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रत्येक क्रिस्टल से एक रहस्यमय आभा निकल रही थी। यह नियंत्रण बल के समान थी, लेकिन उससे कहीं अधिक रहस्यमय थी। लू मिंग ने हाथ बढ़ाकर एक धधकते लाल रंग का क्रिस्टल उठाया। उसने ध्यान से उसका निरीक्षण किया। फिर उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी आंखें परमानंद से भर गईं। ये तो इरादे का क्रिस्टल है। हाँ हाँ, ये तो वाकई इरादे का क्रिस्टल है।
लू मिंग लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे वास्तव में यहाँ इरादे के क्रिस्टल मिलेंगे, और वह भी दर्जनों की संख्या में। पावर उपनिषद क्रिस्टल स्वर्ग और पृथ्वी के पावर उपनिषदों से उत्पन्न हुए हैं। एक क्रिस्टल के निर्माण में लंबा समय लगता है। इंटेंट क्रिस्टल में स्वर्ग और पृथ्वी का सघन इंटेंट समाहित था, जिसका उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी के इंटेंट को समझने के लिए किया जा सकता था। जब उनकी शक्ति चरम पर पहुंच जाती है तो वे आशय स्तंभ का उपयोग करके वास्तविक आशय को शीघ्रता से समझ सकते हैं। दूसरी ओर, यदि कोई शौर्य राजा आशय स्तंभ का उपयोग साधना के लिए करता है तो आशय को समझने की उनकी क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होती है। ये कहा जा सकता है कि इंटेंट क्रिस्टल ऐसे खजाने थे जिनसे युद्धप्रिय राजा भी ईर्ष्या करते। गहन अर्थ वाले क्रिस्टलों को हवा, आग और बिजली जैसे विभिन्न गुणों में विभाजित किया गया था। हालांकि उनमें चाहे जो भी गुण हो, उन्हें बाजार में कम से कम 1 अरब निम्न आध्यात्मिक क्रिस्टलों में बेचा जा सकता था। जी हाँ, ये 1 अरब आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। कीमत बहुत ही भयानक थी। लू मिंग ने गिनती की, कुल मिलाकर 29 इंटेंट क्रिस्टल थे। मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। लू मिंग की आंखें चमक रही थीं। उसे और किसी लाभ की आवश्यकता नहीं थी, केवल ये इंटेंट क्रिस्टल ही उसके लिए भारी मुनाफा कमाने के लिए काफी थे। लू मिंग ने डिब्बा बंद किया और उसे सर्वोच्च मंदिर में रख दिया। उसके बाद लू मिंग ने नोटबुक उठाई और उसे खोल दिया। इस बार लू मिंग थोड़ा निराश हुआ। यह कोई गुप्त साधना तकनीक या मार्शल आर्ट तकनीक की किताब नहीं थी, बल्कि ये गोलियां बनाने के अनुभव पर आधारित एक किताब थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह प्राचीन खंडहर किसी रसायन शास्त्र के महापुरुष का निवास स्थान था, और यहाँ सब कुछ रसायन शास्त्र से संबंधित था। लू मिंग को शिलालेख के दांव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने कुछ पन्ने पलटे और किताब को एक तरफ रख दिया। अंततः वो दवा बनाने वाली भट्टी की ओर चल पड़ा। दवा बनाने की भट्टी एक व्यक्ति जितनी ऊंची थी। इसका डिजाइन प्राचीन और सरल था, और इस पर तरह तरह के फूलों के पैटर्न उकेरे गए थे। हालांकि ये घोर अंधेरा दिख रहा था। हालांकि यह अन्य भट्टियों की तरह सड़ नहीं रहा था, लेकिन इसमें किसी प्रकार की आध्यात्मिकता का अभाव प्रतीत हो रहा था। छोड़ो, मैं इसे पहले अपने पास ही रखूंगा। शायद मैं इसे अच्छे दाम पर बेच सकूं। लू मिंग मुस्कुराया और रसायन शास्त्र की भट्टी को अपने भंडारण वलय में रख दिया। एक और चक्कर लगाने के बाद भी कुछ न मिलने पर लू मिंग कांस्य हॉल से बाहर निकल गया। उसने महसूस किया कि हानलियू मु और बाकी लोग अब वहां नहीं थे। लू मिंग मुस्कुराया, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने बेतरतीब ढंग से एक रास्ता चुना और निकल पड़ा। विरासत स्थल छोड़ने के बाद लू मिंग वहां और नहीं रुका। वो प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और वापस शहर की ओर उड़ गया। जब लू मिंग शहर लौटा तो उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। ड्रैगन की गुफा खुल चुकी थी। ड्रैगन की मांद। लू मिंग को गहरा सदमा लगा। कहा जाता है कि ड्रैगन की गुफा किसी ड्रैगन का निवास स्थान थी। सुदूर अतीत में यहाँ असली ड्रैगन विश्राम करते थे। ये पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध और अद्भुत स्थान था। हालांकि ड्रैगन की गुफा के साथ साथ उसके आसपास का विस्तृत क्षेत्र भी मंत्रों से ढका हुआ था और उसे बिल्कुल भी खोला नहीं जा सकता था। ऐसा कहा जाता था कि स्वर्ग के दिव्य महल के विशेषज्ञ भी इसे खोल नहीं सकते थे। यह आखिरी बार कुछ 1000 साल पहले खुला था। अब क्या ये सचमुच फिर से खुल गया है? यह अतुलनीय खजानों की भूमि थी। कहा जाता था कि यहाँ अनगिनत आध्यात्मिक औषधियां और यहाँ तक कि सच्चे ड्रैगनों द्वारा छोड़े गए गुप्त खजाने भी मौजूद थे। शहर छोड़कर अजगर की गुफा की ओर जाते समय सभी के दिलों में जोश की आग जल रही थी। एक अजगर की गुफा, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। लू मिंग ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने सच्चे युद्ध ड्रैगन तकनीक और 9 ड्रैगन स्वर्ग कुचलने वाले चरणों का अभ्यास किया, और उसने 9 ड्रैगनों की रक्तरेखा को जागृत कर दिया था। सब कुछ ड्रैगन से संबंधित था, तो वो ड्रैगन की गुफा को कैसे नजरअंदाज कर सकता था? असली ड्रैगन युद्ध तकनीक लंबे समय से 5वें स्तर पर अटकी हुई थी, और इसे पार करना मुश्किल था। अगर उसे असली ड्रैगन से संबंधित कोई खजाना मिल जाए तो शायद वह इसे पार कर सके। तभी लू मिंग हवा में ऊपर उठा और अजगर की गुफा की दिशा में चल पड़ा। ड्रैगन की गुफा पश्चिम में स्थित एक विशाल पर्वत श्रृंखला में थी। यह इस स्थान से 10 लाख मील से भी अधिक दूर थी। लू मिंग तेजी से आगे बढ़ा। रात होते ही लू मिंग ने सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश किया। फिर उसने यूफीशी और अन्य लोगों से प्राप्त किए गए लेवल 5 की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निकाली और अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए 10,000 आध्यात्मिक युद्ध शरीर को सक्रिय किया। लू मिंग के शारीरिक स्वास्थ्य में फिर से तेजी से सुधार हो रहा था।
अगले दिन लू मिंग ने अपनी यात्रा जारी रखी। धमाका धमाका। जब लू मिंग एक जंगल से गुजर रहा था तो उसने आगे से एक दहाड़ सुनी। कोई लड़ रहा था। लू मिंग का शरीर हिला और वह एक भूत की तरह जंगल में कूद गया। गड़गड़ाहट की आवाज तेज होती चली गई। लू मिंग तेजी से पास पहुंचा और एक विशाल पेड़ पर चढ़ गया जिसे पकड़ने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ी। वो शाखाओं में छिप गया और आगे देखने लगा। कुछ हजार मीटर दूर 100 से अधिक आकृतियां एक आकृति को घेरे हुए थीं। तलवार जैसी हवा का बादल। लू मिंग एक नजर में ही समझ गया कि जिसके चारों ओर लोग घिरे हुए थे वो क्लाउड सम्राट रैंकिंग में नंबर 1 प्रतिभावान जियान फेंग्युन था। युवा स्वामी टोंग तियान शे, लैन युंडाओ और यान फीक्सुन भी यहां उपस्थित है। लू मिंग ने अपनी नजर घुमाई और देखा कि जियान फेंग्युन को घेरने वाले लोगों में युवा स्वामी तियान शे, लैन युंडाओ और अन्य लोग शामिल थे। इतना ही नहीं, 1000 नदियों के क्षेत्र से भी प्रतिभाशाली लोग थे। लू मिंग ने शरद ऋतु के जल, जियांग चुन और एक ऐसे युवक को देखा जो जैड की तरह सुंदर था। यह व्यक्ति 1000 नदी क्षेत्र में 18वें स्थान पर था और उसने एक बार जियान फेंग्युन के चेहरे पर एक निशान छोड़ा था। इसके अलावा हजारों नदियों के जल क्षेत्र से कई ऐसे विशेषज्ञ भी थे जिन्हें लू मिंग नहीं जानता था। जियान फेंग्युन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपना व्यर्थ संघर्ष बंद कर दो। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। युवा स्वामी तियान ने उपहास किया। तियान शी, तुम कितने नीच हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 1000 नदी क्षेत्र के सामने आत्मसमर्पण करने और उनके चाटुकार बनने की। मैं, जियान फेंग्युन, तुम्हारे साथ होने पर शर्म महसूस करता हूं। जियान फेंग्युन दहाड़ा। इस समय उसके शरीर पर कम से कम 10 घाव थे और वो खून से लथपथ था। जियान फेंग्युन, इतना कठोर मत बनो। इसे कहते हैं, समझदार व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। हजारों नदियों और जलधाराओं के प्रतिभाशाली लोगों में ड्रैगन और फीनिक्स जैसी क्षमता है। वे सभी असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं उनसे सीखने के लिए ही उनके साथ जुड़ा हूं। जियान फेंग्युन, अगर तुम अभी आत्मसमर्पण कर दो तो मैं तुम्हारी दया की भीख मांगने में मदद कर सकता हूं और तुम्हें जीवित रहने दे सकता हूं। युवा स्वामी तियान, वो चिल्लाए। युवा मास्टर तियान शे शुरू में घमंडी और अभिमानी थे और खुद को दुनिया का एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति समझते थे। हालांकि पूर्वी पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे, बहुत गलत थे। वहां बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग थे और उनमें से कोई भी उससे कमतर नहीं था। वहीं उससे अधिक प्रतिभाशाली लोग भी बहुत थे। विशेषकर जब उनका सामना 1000 नदी क्षेत्र के विशेषज्ञों से हुआ तो उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। बेशक लैन युंडाओ, यान फीशुन और अन्य लोगों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। 1000 नदी क्षेत्र के चाटुकारों के रूप में उन्होंने बादल सम्राट पद के उन लोगों को मार डाला जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और जियान फेंग्युन को घेर लिया। ये तियान शी, कुत्ते के रूप में, काफी उपयुक्त है। भीड़ के बीच नीले रंग का चोला पहने एक युवक, जिस पर एक बड़ी नदी बनी हुई थी, मुस्कुराते हुए बोला, भाई वान सही कह रहे हैं। मैंने उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे लगता है कि भविष्य में मैं उनका इस्तेमाल करके क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता हूं। उन्हें मारने से बेहतर यही है। ईश्वर की उपाधि धारण करने वाले उस युवक ने उत्तर दिया। अपनी प्रतिभा के बल पर वह उस युवक के समक्ष अत्यंत सम्मानजनक प्रतीत हुआ। इतना खराब भी नहीं, नीले वस्त्रधारी युवक ने सिर हिलाया। इस क्षण जियान फेंग्युन के रोंगटे खड़े हो गए और वो चिल्लाया, वे तियानशे, तुम बेशर्म हो और मौत से डरते हो। मैं, जियान फेंग्युन, मौत से क्यों डरूं? वे तो बस कुछ चापलूस हैं। पर्याप्त। युवा स्वामी तियानशी गुस्से में चिल्लाए। जियान फेंग्युन द्वारा चापलूस कहे जाने पर युवा स्वामी तियानशी का चेहरा लाल हो गया। जियान फेंग्युन, क्या ये सब तुम्हारी गलती नहीं है? और वह कमीना लू मिंग, तुम दोनों अंधे और दुस्साहसी थे जिन्होंने 1000 नदियों के क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों को नाराज किया। अगर तुम ईमानदार होते और 1000 नदियों के क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों की शरण लेते तो आज इतनी सारी समस्याएं नहीं होती। युवा स्वामी तियानशी ने उन्माद में चीख मारी। हाँ, बिल्कुल सही। जियान फेंग्युन, तुमने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। तुम एक ताकतवर शख्स को पहचानने में नाकाम रहे, खासकर लू मिंग को, उस छोटे कमीने को। उसने तो 1000 नदियों के क्षेत्र के स्वर्ग के प्रिय को भी चोट पहुंचाने की हिम्मत की। वह मौत का पात्र है। लैन युंडाओ ने भी चिल्लाया, हा हा हा, बड़े ही नीच लोग हैं, सबसे बेशर्म। उस समय तो मुझे लू मिंग के साथ मिलकर तुम सबको मार डालना चाहिए था। जियान फेंग्युन जोर से हंस पड़ी। जियान फेंग्युन, अब तुम्हारे पास ऐसा करने का मौका नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ,
वो कमीना लू मिंग भी देर सवेर मरेगा ही। जब समय आएगा तुम दोनों साथी बनोगे। युवा स्वामी तियान ने उपहास किया। अरे सच में, मैं यही हूं, देखते हैं तुम मुझे कैसे मारते हो। अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। एक आवाज सुनाई दी और एक आकृति एक बड़े पेड़ से बाहर निकली। यह आकृति स्वाभाविक रूप से लू मिंग की थी। कौन है भाई? सभी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। सैकड़ों निगाहें एक साथ लू मिंग की ओर टिक गईं। लू मिंग, तुम हो? युवा स्वामी तियान शे, लैन युंडाओ और बाकी लोग लू मिंग को देखकर हैरानी से चिल्ला उठे। हाँ, लू मिंग, मुझे नहीं पता कि तुम बेवकूफ हो या नहीं। तुमने अकेले ही बाहर जाने की हिम्मत की। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की वाकई प्रशंसा करता हूं, लेकिन यह अच्छा है, इससे हमें तुम्हें ढूंढने की परेशानी से मुक्ति मिल गई। लान युंडाओ का चेहरा परमानंद से भर गया था। छोटे बदमाश, क्या तू दया की भीख मांगने आया है? अब दया की भीख मांगने का समय नहीं है। कैसा रहेगा अगर तू 20 साल तक मेरा कुत्ता बनकर रहने को तैयार हो जाए, तो मैं 1000 नदियों के क्षेत्र के स्वर्ग के सबसे प्रिय देवताओं से तेरी जान बख्शने की विनती कर सकता हूं। शरद ऋतु के जल ने भी उपहास किया। जिस तरह से उसने लू मिंग को देखा, वह बेहद ठंडा और क्रूर था। वो लू मिंग को 1000 टुकड़ों में फाड़ देने के लिए बेताब था। उसने सोचा था कि लू मिंग दया की भीख मांगने आया है, लेकिन वह इतनी आसानी से कैसे मान सकता था? वो लू मिंग को मारने से पहले उसे अपमानित करना चाहता था। ये बेवकूफ कहां से आ गए? लू मिंग ने लैन यून की ओर उदासीनता से देखा। उसने शरद ऋतु के पानी और बाकी चीजों पर नजर डाली और उदासीनता से कहा। इस वाक्य के साथ साथ लू मिंग के तिरस्कारपूर्ण भाव ने लैन युंडाओ और ली क्यूशुई के मुंह को गुस्से से टेढ़ा कर दिया। तुम मौत को बुला रहे हो, तुम मौत को बुला रहे हो। ली क्यूशुई दहाड़े। लू मिंग, जल्दी से निकल जाओ और भाग जाओ। तुम्हें युवा स्वामी तियान शे, लैन युंडाओ और बाकी लोगों के बेशर्म कृत्यों को जनता के सामने उजागर करना होगा। दुनिया को उनके धोखे में मत आने दो। जियान फैंग्यून चिल्लाया। इसके बारे में सोचना भी मत। युवा स्वामी तियान शे, लैन युंडाओ और अन्य लोगों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उनके कारनामों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला में उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। भन भन, युवा मास्टर तियान शी, लैन युंदाओ, जी रुफेंग, यांग लियूजी और बाकी लोग आगे बढ़े और लू मिंग पर झपट पड़े। हालांकि लू मिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। परछाइयां झिलमिला उठी। युवा स्वामी तियान शी और बाकी समूह ने लू मिंग को घेर लिया। हा, देखते हैं अब तुम कहां भाग सकते हो, युवा स्वामी तियान ने उपहास किया। एआई, ये देखकर जियान फेंग्यून ने एक लंबी आह भरी। उसकी आंखों में निराशा छाई हुई थी। लू मिंग चारों तरफ से घिरी हुई थी। कोई भी युवा स्वामी तियान शे और बाकी लोगों के घृणित व्यवहार की खबर नहीं फैलाना चाहता था। क्या क्लाउड किंग पर्वत श्रृंखला इन लोगों के हाथों में आ जाएगी और 1000 नदियों द्वारा नियंत्रित की जाएगी? जियान फेंग्यून इसे स्वीकार नहीं कर सका। लू मिंग, पिछली बार तो तुम भाग निकले थे, देखते हैं इस बार कैसे भाग पाते हो। लान युंडाओ ने ठंडी मुस्कान के साथ लू मिंग की ओर देखा। ओह, अगर तुमने ऐसा किया तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर जान से नहीं मार दूंगा? लू मिंग ने लैन युंडाओ की ओर एक नजर डाली और कहा। लू मिंग, इतना घमंड मत करो, देखो मैं तुम्हें कैसे मारूंगा। लैन युंडाओ ने आत्मविश्वास से भरे भाव से चिल्लाया। धमाका। लैन युंडाओ के शरीर से एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई। मार्शल पूर्वज 7 दान का प्रारंभिक चरण। इस दौरान लैन युंडाओ की साधना में एक और महत्वपूर्ण प्रगति हुई। वह मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया था, इसलिए उसका इतना आत्मविश्वास होना स्वाभाविक था। हा, लू मिंग, मर जा, मैं तुझे मुर्गी की तरह आसानी से मार डालूंगा। लैन युंडाओ जोर से हंस पड़ा। उसके शरीर से नीली रोशनी निकली और एक चकाचौंध भरी तलवार जैसी चमक लू मिंग की ओर बढ़ी। वो वाकई पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। 1000 नदियों के क्षेत्र के लोगों ने उपहास और खुशी दोनों व्यक्त की। हालांकि तलवार की ऐसी चमक के सामने भी लू मिंग टस से मज नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह लैन युंडाओ की इस बड़ी सफलता से हैरान हो गया हो। युवा स्वामी तियान ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, मरो लू मिंग, मरो। यांग लियूजी गुर्राया। वो लू मिंग को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने वाला था और उसे बेहद सुकून महसूस हो रहा था। जब से उसकी मुलाकात बादल सम्राट महल के अवशेषों में लू मिंग से हुई थी, तब से लू मिंग ने उसे हर तरह से दबा रखा था। वह हमेशा यही कामना करता था कि लू मिंग की मृत्यु हो जाए। अब आखिरकार यह सच होने वाला था।
भन भन, नीली कृपाण जैसी रोशनी नीले रत्नों से बनी प्रतीत हो रही थी। यह एकदम साफ, तेजस्वी और शक्तिशाली थी। ये लू मिंग के सिर पर गिरने ही वाली थी। इसी क्षण लू मिंग हिल गया। सभी को चौंकाते हुए उसने सचमुच में थप्पड़ मार दिया। टकराना, एक हथेली नीली ब्लेड की रोशनी पर पड़ी। नीली ब्लेड की रोशनी एक नाजुक बुलबुले की तरह फूट गई। फिर भी हथेली रुकी नहीं और लैन युंडाओ के चेहरे की ओर लगातार थप्पड़ मारती रही। पा, एक तीखी आवाज गूंजी और लैन युंडाओ ने दिल दहला देने वाली चीख मारी। थप्पड़ की जोर से उसका शरीर हवा में कई बार घूमा और फिर वो जमीन पर जोर से गिर पड़ा। मुझे चोदो, मुझे चोदो, लान युंदाओ ने अविश्वास से भरी निगाहों से लू मिंग को घूरा। अगले ही पल धड़ाम से लान युंदाओ का शरीर टुकड़ों में बिखर गया और उसका खून जमीन पर फैल गया। वो मर चुका था। लैन युंडाओ मर चुका था। लू मिंग ने उसे थप्पड़ मारकर मार डाला था। ये युवा स्वामी तियान शे, यांग लियूजी, यान फीक्सुन और ली क्यूशुई की आंखें अंडे जितनी बड़ी थीं और उनके मुंह इतने चौड़े खुले थे कि वे एक मरे हुए चूहे को भी निगल सकते थे। ये कैसे संभव है? तुम धोखा दे रहे हो, तुम पक्का धोखा दे रहे हो। कुछ देर बाद यांग लियूजी ने प्रतिक्रिया दी और उन्माद में चिल्लाने लगी। उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली लैन युंडाओ को लू मिंग ने एक ही थप्पड़ में मार डाला। लू मिंग इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसे यह बात स्वीकार करना कठिन लग रहा था। दूसरी ओर जेड गॉड सील युवक, नीले वस्त्रधारी युवक और हजार नदी क्षेत्र के अन्य प्रतिभाशाली लोग भी गंभीर हो गए। तुम तो बस एक चींटी हो। तुम दिन भर हंगामा मचाती रहती हो, बहुत परेशान करती हो। मैं तुम्हें उसके साथ भेज दूंगा। लू मिंग ने यांग लियूजी पर ठंडी नजर डाली। नहीं। यांग लियूजी चौंक गई और तुरंत पीछे हट गई। लेकिन वूश, एक तेज रोशनी निकली और यांग लियूजी के गले को भेद गई। यांग लियूजी ने अपना गला कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अनिच्छा झलक रही थी। अंत में वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें रुक गईं। अब आपकी बारी है। लू मिंग ने अपनी निगाहें युवा स्वामी तियान शे, यान फीक्सुन और बाकी लोगों की ओर घुमाईं। युवा स्वामी तियान शी और अन्य लोगों के भावों में जबरदस्त बदलाव आया। लू मिंग, इतना घमंड मत करो। हजार नदियों के क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग यहाँ मौजूद हैं। वे तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवा स्वामी तियान, वो चिल्लाए। लू मिंग की युद्ध क्षमता देखकर उसका दिल कांप उठा। हालांकि वो लैन युंदाओ से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वो उसे एक ही थप्पड़ से नहीं मार सकता था। लू मिंग की युद्ध क्षमता निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक थी। उसे मार डालो। मुझे उसे हजार नदियों के जल से मारना होगा, अन्यथा एक और जियान फैंग्यून और बादल सम्राट पर्वत श्रृंखला का उदय होगा। मैं फिर कभी खड़ा नहीं रह पाऊंगा। युवा स्वामी तियान शी मन ही मन दहाड़ उठे। उन्होंने लू मिंग की ओर देखा। उनका दिल ईर्ष्या से भर गया था। हजारों नदियां, वे वहां से निकल ही नहीं पाएंगे। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। हालांकि उनके शब्दों ने हजार नदियों के क्षेत्र में लोगों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया। क्या इस बच्चे का क्या मतलब था? क्या आपको लगता है कि वो हमारी जान बख्श देगा? कितना घमंडी बच्चा है। तुम तो कुएं के तल में बैठे मेढक की तरह हो। तुम्हें लगता है कि कुछ हुनर होने से तुम अजेय हो। ये बदमाश मरने लायक है। पूर्वी पाताल लोक के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही इसने हमसे बहस करने की हिम्मत की। हम इसे इस दुनिया में जीवित नहीं रहने दे सकते। हजार नदियों से एक ठंडी आवाज आए। जियान फैंग्यून भी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू मिंग का इरादा क्या था। हालांकि युवा स्वामी तियान शे, यान फीक्सुन और अन्य लोग बेहद खुश थे। लू मिंग का इतना घमंडी होना वाकई बेवकूफी थी। अब उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। हजार नदियों के क्षेत्र के महापुरुष उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आशा के अनुसार मैं तुम्हें मार दूंगा। बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक बिजली की तरह तेज निगाहों से बाहर निकला।